गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एक्चुअली। मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है भाई? इफ आई एम परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल जस्ट एक बार इंडिकेट कर दें सो दैट हम क्लास को स्टार्ट कर सके। जल्दी से बताइए भाई, क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? एंड आई होप क्लियर होगा। अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने देख रखा था भारत के परिप्रेक्ष्य में हमारा जनरल इंट्रोडक्शन, अर्थात हमने देखा था कि भाई भारत के परिप्रेक्ष्य में हमें सामान्य रूप से कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए। इसका एक डायमेंशन होता है जिसे मैं अलग से आज कवर करूंगा, विच इज इंडिया की इंटरनेशनल बॉर्डर्स, यानी कि भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। इसके अलावा हमने कुछ मेंस के डायमेंशन पर चर्चा करी थी लास्ट क्लास में। इसमें से एक था कि क्या कारण है कि भारत में दो टाइम जोन नहीं है, टाइम जोन होने के फायदे क्या हैं, टाइम जोन ना होने का रीजन क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और इसे हमने कनेक्ट करा था भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के साथ, नॉर्थ ईस्ट के रीजन की जो पॉलिटिक्स थी उसके साथ। नेक्स्ट हम देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप, इसकी चर्चा मैं आज करने का प्रयास करूंगा। हम ट्राई करेंगे कि इस मेंस के डायमेंशन पर भी हम चर्चा करें, और खासकर ये डायमेंशन जो है ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो विद्यार्थी यानी कि जो स्टूडेंट्स जो है वो ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, उनके लिए ये टॉपिक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो ये आपके लिए भी जरूरी होगा। मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी चर्चा करूंगा आगे। इसके अलावा अगर मैं ब्रीफिंग दूं तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा था, तो देखिए सबसे पहले तो हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में जो है चर्चा करी थी कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है और कौन कौन से प्लेसेस जो है वो हमारी इस कर्क रेखा के रिस्पेक्ट में हमारे लिए काम के हैं। मैंने यहां बताया था कि सबसे नियरेस्ट कैपिटल कौन सी है, सबसे नियरेस्ट सिटी कौन सी है, इसकी चर्चा भी हमने कर रखी थी, राइट। इसके पश्चात हमने चर्चा करी थी ब्रॉडर सेंस में अबाउट इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। देखो बच्चों, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन के रिस्पेक्ट में हमने देखा था कि ये क्रॉस कहां करती है, कहां कहां से ये जो है होकर गुजरती है, आदि चीजें, फाइन। इसके पश्चात हमने जो है वो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्यों के बारे में चर्चा करी, और इसके अलावा हमने ये भी चर्चा करी कि कौन कौन से प्लेसेस हमारी मैरीटाइम बॉर्डर्स बनाते हैं। नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ थोड़ी सी चर्चा हुई है, बट मैं इसके बारे में याद रखिएगा बहुत डिटेल से मैपिंग कराऊंगा बट आने वाले समय में, ठीक है। और साथ ही लास्ट क्लास की चर्चा एक मैंने आपको यहां पर लिखा हुआ था, शायद हाँ दिख रहा है ये, फाइन। इसे कहते हैं सैलिनिटी क्राइसिस या फिर लवणता संकट, और ये जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है, ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है दैट ये जो एरिया है अर्थात भूमध्य सागर का क्षेत्र, आप पाओगे कि भूमध्य सागर एक समय पर नियर अबाउट मायोसीन काल के आसपास ये पूरी तरह से सूख गया था, और इसके पश्चात इसमें दोबारा पानी भरा है। जो भरा है वो भरा है बिकॉज ऑफ जैनक्लिन मेगा फ्लड या जल प्रलय। ये आई थी सेम मायोसीन काल में, और ये सागर भी सूखा था मायोसीन काल में। और ये सूखा क्यों था तो उसका रीजन भी मैंने बताया था कि अफ्रीका के इस प्रकार से नॉर्थ के साइड मूवमेंट के कारण। इसी तरीके से भारत भी मूव करा था, और इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो मूव करा था। इसके मूव करने की स्पीड भी मैंने बताई थी कि अफ्रीका की रफली अराउंड 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है, भारत की लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर है, और 8 से 9.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से ऑस्ट्रेलिया बह रहा है। और इवन मैंने आपको वहां यह भी बताया था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो रफली अराउंड 300 वर्ष पहले ही जहां आज आपको दिखाई देता है वहां पहुंचा है, और इंडिया इज कंटिन्यूअसली मूविंग। ये सारी चर्चा हमारी हो चुकी थी। चलिए, आज की क्लास विल बी मोर और लाइक यू कैन से जियोपॉलिटिक्स की क्लास। आज की क्लास थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स की क्लास से मिलती जुलती रहेगी, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सर थोड़ा बैंड बाजे की आवाज आ रही है, फाइन। हाँ, थोड़ा आसपास जो है वो शोर है, बट क्या कर सकते हैं, फाइन। कुछ देर बाद बंद हो जाएगा भाई, सो डोंट यू वरी अबाउट दिस, ठीक है। तो बच्चों अगर आप लोग चाहें तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक। कैन वी स्टार्ट? आज की क्लास में हम भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बारे में चर्चा करेंगे। कैन वी स्टार्ट नाउ? कैसे हैं आप लोग भाई? पहले तो ये बताओ कि तैयारी वगैरह कैसी चल रही है, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? भाई सभी को मेरा बहुत सारा गुड इवनिंग। और अगर आप लोग इस क्लास से रिलेटेड जो पीडीएफ्स हैं उसे डाउनलोड करना चाहते हो तो ये सामने देखिए, ये टेलीग्राम चैनल लिखा हुआ है मेरा, दिस इज अभिनव बोहरे ज्योग्राफी, ये मेरा नाम है, ये मेरा सब्जेक्ट है। तो आपको यहां से इस क्लास की सारी पीडीएफ जो है वो मिल जाएंगी। साथ ही अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल या फिर स्टडी आईक्यू के जो मेन कोर्सेस हैं बच्चों उसमें एनरोल करना चाहते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आप ये ईमेल आईडी दी हुई है मेरी abhinav.bohre@studyIQ.com, इस पर जो है आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आप
कोर्सेज को एनरोल करना चाहते हैं। कोर्सेज कौन से, तो यहां मैं दिखा दूं। सबसे पहले तो अगर आप फुल फ्लैश तैयारी करना चाहते हो तो एक संपूर्ण बैच है जिसमें प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराने का जो आपके पास ऑप्शन है वो अवेलेबल है। इसकी प्राइजेस यहां मेंशन है, ये 9,999 की कॉस्ट से स्टार्ट होता है। फाइन। इसके अलावा इसके बारे में डिटेल में भी मैं आगे चर्चा करूंगा। इसके साथ ही जो ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच है अर्थात भूगोल वैकल्पिक, और इसमें कई बच्चों को ना कंफ्यूजन रहता है कि सर मैं ही पूरा पढ़ाने वाला हूं या नहीं। तो एक सिंपल सी बात है यार, ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच, ये बैच में पूरी ज्योग्राफी, और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी ऑप्शनल कवर करने पर आपके जीएस की ज्योग्राफी, जीएस का इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट जो एक्टिवली हर वर्ष यूपीएससी प्री में पूछ रहा है, ये सारा 100% कवर हो जाता है। और साथ ही मैं क्लास में इंडिकेट भी कर देता हूं कि भाई देखिए ये वाला पोर्शन जीएस में कॉमन है, इसे ठीक से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा 30 से 35 क्वेश्चन जो हर वर्ष यूपीएससी पूछता है, ये प्री में वो भी, और प्री का कट ऑफ कितना होता है। फाइन, ये याद रखिए कि आप, ये आपके ऊपर है दैट आपको मेरे साथ इस बैच में पढ़ना है या नहीं है, बट इन जनरल मैं आपको ये एडवाइस दूंगा दैट हमारे माध्यम का, ये याद रखिए, दिस इज अ वेरी ब्रूटल रियलिटी कि हमारे माध्यम का रिजल्ट कम क्यों है। उसका रीजन है कि हम ऐसे सब्जेक्ट्स, खासकर ज्योग्राफी ऑप्शनल, जो प्री क्वालिफाई करने के लिए इसेंशियल होते हैं, सुपर इसेंशियल होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स को हम ठीक से प्रिपेयर नहीं करते, बहुत ज्यादा इसे ऑप्शनल के फॉर्म में ऑप्ट नहीं करते, या फिर हमें ऐसा लगता है कि यार ये जो है वो ऑप्शनल जो है वो अंग्रेजी माध्यम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए है। तो मैं दावे के साथ कहता हूं, आप जो है एक बार वेबसाइट पर चले जाइए, ये आप जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां पर ऐप दिया हुआ है, स्टडी IQ का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, और इंस्टॉल करने के पश्चात वहां पर मेरे डेमो लेक्चर्स हैं। और ऐसा नहीं है कि एक डेमो लेक्चर से, बहुत सारे डेमो लेक्चर्स हैं, आप रैंडमली किसी भी लेक्चर को उठाकर देख सकते हैं। आप देखिए कि उसमें हम कितनी गहराई के साथ और कितने जो है वो इंटरेक्टिव मैनर में पूरा ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस कवर करेंगे। और आप सोचिए कि आने वाले समय में आपके लिए ये ऑप्शनल सब्जेक्ट विल बी अ ग्रेट थिंग। अगर आप हिंदी माध्यम से हैं और चाहते हैं कि आपका एटलीस्ट प्री क्वालिफाई हो, तब तो आप अपनी कला दिखा पाएंगे मेंस में। फाइन, तो ये सब्जेक्ट विल बी अ गेम चेंजिंग थिंग, बट इट इज डिपेंड्स अपॉन यू कि आप जो है वो कितने इंटरेस्ट के साथ इस सब्जेक्ट को डील करते हैं। ठीक है, सो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इसका इंपॉर्टेंस समझोगे और आने वाले समय में मैं आप सभी को इन बैचेस में देख भी पाऊंगा। ओके, चलिए सर PYQs भी करा दीजिए। यार देखो मेरी क्लासेस में ना, हाँ बच्चे बस जनरल नॉलेज बस नाम लिखा है आपने, तो बच्चे मैंने देख लिया है, बट इसके बारे में हम बाद में चर्चा कर लेंगे। मैं PYQs के लिए मुझे अलग से फिर सारी चीजें ऐड ऑन करने पड़ेंगी, उसका टेम्परामेंट अलग होता है। पहले मैं कुछ चीजें पढ़ा दूं, उसके पश्चात मैं आप लोगों से इसके विषय में चर्चा करूंगा। ठीक है, चलिए नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। अब यहां ध्यान से सुनिए, ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला सेक्शन है, दिस विल बी अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा। फाइन, चलिए इसमें हम इंडिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स, भारत की पूरी जियोपॉलिटिक्स, ये कवर कर जाएंगे। फाइन, चलिए जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट रुकिएगा, तो यहां कुछ आवाज वगैरह आ रही है। फाइन, चलिए तो पहली बात तो ये कि हम यहां पर कौन कौन सी सीमाएं देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे भारत और पाकिस्तान की सीमा, इंडिया और पाकिस्तान की सीमा। सेकेंडली भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा के केस में, जस्ट अ सेकेंड इसे थोड़ा साइड करा जाए, सेकेंडली हम इंडिया एंड चाइना अर्थात इंडो साइनो या इंडो चाइना की सीमा के बारे में देखेंगे। और केवल इसकी सीमा नहीं देखेंगे, याद रखिए इनका विकास भी हम देखने वाले हैं, कैसे सीमाएं बनी हैं, कैसे इवॉल्व हुई हैं, इसकी चर्चा भी हम आज की क्लास में करेंगे। ओके, तो बट ऑब्वियस है हम स्टार्ट करेंगे विद दुष्ट पाकिस्तान। सो इंडिया एंड पाकिस्तान, इनकी आइए इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात तो यह जान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है, मेक श्योर यह कहलाती है अध्यारोपित सीमा, सुपर इंपोज्ड बॉर्डर। अध्यारोपित सीमा
या फिर इसे कहते हैं सुपर इंपोज्ड, सुपर इंपोज्ड बॉर्डर्स। नाउ सभी लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर इंपोज्ड, जल्दी से बताइए। कुछ अंदाज लगा पा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान की सीमा को हम सुपर इंपोज्ड बॉर्डर क्यों कहते हैं? तो यहां जरा ध्यान से देखिएगा। ओके, यह है इंडिया। मेक श्योर कि आप अब तक अगर आपने नहीं सीखा है इंडिया का मैप ठीक से बनाना, तो ये देखिए, आप केवल और केवल इतना याद रखें दैट अगर आप चाहते हो कि आपका आंसर इंटरैक्टिव हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक योर आंसर इंटरैक्टिव। आपका आंसर इंटरैक्टिव होना जरूरी है, और इसके लिए जरूरी है कि आपको ठीक से मैप, फ्लो चार्ट एंड डायग्राम्स ये प्लॉट करते आते हो। सो ये देखिए, ये है हमारे इंडिया का मैप। ओके, आप यहां जरा ध्यान दीजिएगा तो आप एक बात नोटिस कर पाएंगे कि इस ओर आपको दिखाई देता है पाकिस्तान। फाइन, दिस एरिया इज कॉल्ड एज पाकिस्तान। ओके, इस तरीके से आपको दिखाई देता है ये पाकिस्तान का एरिया। ओके, नाउ जरा ध्यान दें पाकिस्तान के कुछ एरियाज को। पहले थोड़ा सा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में समझते हैं। अब मेरा आप सभी से कुछ प्रश्न है, जरा इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। ठीक, मैं कोई प्रश्न आपसे पूछने वाला हूं, जरा कोशिश करें कि आप इसका उत्तर दें। ओके, टेल मी, पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट किस बेसिस पर हुआ है? जल्दी से बताएं कि पाकिस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट है ये किस आधार पर हुआ है? पाकिस्तान की जो स्थापना है ये किस आधार पर हुई है? कोई बताना चाहेगा? कुछ अंदाज लगा पाएंगे कि पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट भारत से अलग कर किस आधार पर किया गया है? सर पाकिस्तान 2000 किलोमीटर की सीमा बनाता है या गुजरात से सीमा बनाता है? ठीक है अंशुमन जी, बट नाउ मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा। अगर मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, यह एस्टेब्लिशमेंट किस आधार पर करा गया है? आई एम डैम श्योर कि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स का आंसर होगा कि पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बेसिकली धर्म के आधार पर किया गया है, राइट? बट जब आप डिटेल में पढ़ेंगे सब्जेक्ट को और आप जियो पॉलिटिक्स को समझेंगे तो आप एक बात जान पाएंगे दैट बहुत सारे ऐसे ज्योग्राफर्स, जियो पॉलिटिशियंस हैं जिनका यह स्टेटमेंट है कि बेसिकली पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट धर्म के आधार पर नहीं करा गया है। यह तो बेसिकली एक धर्म कम, मतलब इसमें एक धर्म फैक्टर है, नो डाउट, इसमें धर्म तो है ही, पर साथ ही साथ इसमें एक मेजर डिराइविंग फैक्टर जो है वो धर्म के अंदर नस्ल भी है। फाइन, सो ये केवल और केवल धर्म नहीं है, धर्म के साथ साथ एक नस्लीय मानसिकता भी है। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान ने सेवरल टाइम ये स्टेटमेंट्स दिए हैं या फिर इनडायरेक्टली ये हमने सुना है दैट पाकिस्तान सेज दैट इंडिया में रहने वाला जो मुस्लिम है ये सेकंड ग्रेड मुस्लिम है, या फिर बांग्लादेश में रहने वाला मुस्लिम जो है वो सेकंड ग्रेड मुस्लिम है। ये जो है ये मानसिकता है, ये मानसिकता बेसिकली बताती है दैट दे यूज्ड टू टॉक अबाउट द नस्ल, वो रेस के आधार पर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स है, जब आप इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे इसे पख्तून पॉलिटिक्स कहते हैं। फाइन, इस पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि पाकिस्तान में रहने वाला जो मुस्लिम है ये अरब के मुस्लिम से ज्यादा करीबी है। फाइन, पख्तून एरिया, खासकर खैबर पख्तून और ये आसपास के एरियाज में, फाइन, ये अरब के ज्यादा करीब है, दैट्स व्हाई दे आर मोर परफेक्ट फॉलोवर ऑफ इस्लाम। और जबकि इंडिया में रहने वाला अगर कोई मुस्लिम है तो फिर भाई वो जो है वो अरब के मुस्लिम से काफी दूर है, इसीलिए ये एरिया से जो है वो सेकंड ग्रेड मुस्लिम आपको दिखाई देगा, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। और अगर केवल और केवल रिलीजन के आधार पर होता तो डियर यहां से फिर बांग्लादेश का सेपरेशन कैसे हो जाता? क्या वो रीजंस थे, क्या वो स्थितियां थी जिसके कारण जो है वो बांग्लादेश की स्थापना हुई? ठीक, सो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि बांग्लादेश का एस्टेब्लिशमेंट इंडिया की सिक्योरिटी के साथ हमेशा कनेक्ट रहता है और ये हमारे जियोपॉलिटिक्स का एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है। सो इसे हमेशा याद रखो दैट जो बांग्लादेश आपको दिखाई देता है इनिशियली वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता है। और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जो बांग्लादेश है या फिर जो पाकिस्तान है ये एक्चुअली में केवल धर्म के आधार पर स्थापित करा देश नहीं है, ये बेसिकली नस्लीय मानसिकता को भी लिए हुए है, बिकॉज दे वांट, दे सेज कि भाई पाकिस्तान में रहने वाला मुस्लिम थोड़ा हायर ग्रेड मुस्लिम है।
आई नो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, प्लीज टॉलरेट, अभी बोल तो दिया ही है, कुछ देर बाद शायद सही हो जाएगा। चलिए नाउ अब आते हैं सबसे पहले भारत और पाकिस्तान की सीमा पर। तो बच्चों भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है इसे कहा जाता है एलओसी। एलओसी का मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके, दिस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ कंट्रोल। फाइन, अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल कैसे स्टैब्लिश होती है आइए जरा ध्यान से देखते हैं। तो इस स्लाइड का हम थोड़ी देर बाद यूज करेंगे, इसमें मैं कुछ चीजें ऐड ऑन करूंगा। ओके चलिए, सबसे पहली बात तो है यहां से हम देखना शुरू करते हैं, दिस इज कॉल्ड जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया। फाइन, मैं थोड़ा सा मैप को जो है वो एनलार्ज कर रहा हूं जिससे हमें चीजों को थोड़ा समझने में आसानी हो, थोड़ा सा हमें एरिया और ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, सो दिस इज मोर और लेस बच्चों हमारा जम्मू एंड कश्मीर। अब यहां ध्यान से सुनिए, इस एलओसी के एवोल्यूशन से या विकास से आप बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर जान जाएंगे, बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे इसमें सबसे पहले क्लियर होगा आपका मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहां आता है एनजे 9842, कहां आता है अक्साई चिन, कहां आता है काराकोरम, कहां कौन सा एरिया इस प्लेस में उपस्थित है। ठीक है, चलिए तो आई थिंक आपको पता होगा, और नहीं पता तो मैं यहां साइड में इस तरफ जरा इधर कहीं पर इसे थोड़ा साइड कर लेते हैं। यहां पर मैं आपको कुछ चीजें इंडिकेट कर देता हूं। सबसे पहली चीज तो यहां ध्यान से सुनिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है ये एलओसी है, और इस तरीके से एक छोटे मैप पर आप जरा देख लीजिए। ओके, देखिए ये जो सेक्शन दिखता है, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये जो सेक्शन है इसे कहते हैं बच्चों पीओके वाला पोर्शन। ठीक, दिस इज कॉल्ड एज पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये कहलाता है इस अक्साई चिन, और ये चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, दिस इज कॉल्ड अक्साई चिन। जस्ट अ सेकेंड, ये है अक्साई चिन का एरिया। ठीक, इसे कैप्चर कर रखा है दुष्ट चाइना ने, और इसे कैप्चर कर रखा है दुष्ट पाकिस्तान ने। ठीक है, तो ये दो एरियाज हैं। अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है तो ब्रॉडर सेंस में समझ लीजिए कि ये वाला हिस्सा हमारे साइड नहीं है, हमारे पास फिलहाल नहीं है, ये पीओके वाला हिस्सा है, ये अक्साई चीन वाला हिस्सा है। अब यहां से सुनना शुरू करिए और ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात तो भारत और पाकिस्तान इन दोनों की आजादी के साथ ही एक वॉर स्टार्ट होती है 1948 की वॉर, और यह वॉर बेसिकली थी अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर का विवाद, और यह विवाद से जुड़ी हुई थी। अब यहां क्या हुआ था तो एकदम ध्यान से सुनना, मैं सिंपल मैनर में चलूंगा, ज्यादा हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे वॉर्स में, बट थोड़ी बहुत चर्चा वॉर की होगी। सबसे पहली बात तो 1948 के आसपास स्थिति यह थी कि भारत की आजादी के साथ जो है वो प्रिंसली स्टेट्स यानी कि जो देसी रियासतें थी, हाँ बच्चे बिल्कुल बिल्कुल आप यहां से देख सकते हो, मैं यहां उससे भी ज्यादा, वहां तो सिर्फ हम मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। आज की क्लास में हम मैपिंग के साथ साथ वो सारे डायमेंशन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और भी जरूरी हैं वो सारे मैं कवर कर लूंगा। फाइन, इसमें हम पूरी जियोपॉलिटिक्स देख लेंगे इस एरिया की। चलो अब ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज तो 1948 के समय जो पाकिस्तान था इसने जो है वो अटैक कर दिया था जम्मू एंड कश्मीर पे। क्यों करा था अटैक? जस्ट टू कैप्चर दिस पार्ट। क्यों? तो पाकिस्तान का कहना था कि यह हिस्सा पाकिस्तान का होना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी ज्यादा है। ठीक है, अब यहां से सुनिए स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है। जो जम्मू कश्मीर के किंग थे उन्होंने इंडिया के साथ एग्रीमेंट साइन करा, और इंडिया ने स्पेशल स्टेटस के साथ जम्मू और कश्मीर को इंडिया का पार्ट डिक्लेयर करा। इसके पश्चात इंडियन आर्मी जो है इस एरिया में इंट्रोड्यूस हुई, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर स्टार्ट होती है। वॉर स्टार्ट होने के बाद इंडियन आर्मी जो है वो इस क्षेत्र में अपना क्लेमेशन जो है वो बढ़ाती जाती है, और पाकिस्तान की आर्मी को यहां से पीछे करती जाती है। अब देखिए इस प्रोसेस में हुआ यह था कि इन बिटवीन दिस वॉर हमारे जो पीएम थे जवाहरलाल नेहरू जी वेंट फॉर यूनाइटेड नेशन। हम चले गए थे यूनाइटेड नेशन इंडो पाक वॉर 1948 का विवाद लेकर। और अब जरा सुनिएगा, यहीं पर आती है थोड़ी जियोपॉलिटिक्स।
सबसे पहले सुनिए 1948 के समय इंडिया क्यों गया था उस एरिया में, अर्थात यूनाइटेड नेशन में, कि भाई ये जो है वॉर रुकवा दी जाए या फिर इसका सोल्यूशन निकाला जाए। इसके कुछ रीजंस हैं। पहले तो ये समझ लो कि इसका मेन एक तो एजेंडा और मेन एक तो रीजन था दैट इंडिया के ऊपर थोड़ा समय के साथ प्रेशर बढ़ता जा रहा था। और ये प्रेशर क्यों बढ़ रहा था, तो इसका रीजन भी था। इसका रीजन था दैट ब्रिटेन जो है इंडिया पर थोड़ा प्रेशर बना रहा था कि भाई देखिए हमारी मतलब ब्रिटेन की जो है थोड़ा यू कैन से कि डिफेमेशन हो रहा है। पूरा वर्ल्ड कह रहा है कि ब्रिटेन जिस एरिया में एंटर करता है उस एरिया में देश का विभाजन भी हो जाता है और फिर वो देश आपस में लड़ने भी लगते हैं। तो एक प्रेशर इंडिया के ऊपर था ऑफ ब्रिटेन, ऑफ माउंटबेटन। और इवन उस पूरी ही प्रोसेस के दौरान इंडिया में जो स्टेट्स थे वो मिल भी रहे थे, मतलब इंडिया बन भी रहा था और साथ में उसी के पैरेलली इंडिया वॉर भी लड़ रहा था। तो ये जो कंडीशन थी वो इंडिया के लिए थोड़ा सा यू कैन से कि मैनेजेबल नहीं हो पा रही थी। और दूसरी इसमें एक और थिंग थी, याद रखिए कि ये कहा जाता है कि माउंटबेटन और ब्रिटेन इनका प्रेशर इंडिया के ऊपर ज्यादा था और उसका रीजन भी था कि ब्रिटेन थोड़ा चाह रहा था कि या फिर माउंटबेटन थोड़ा चाह रहे थे कि इंडिया को फेवर मिले इस डिस्प्यूट पर, या वॉट एवर द स्टोरी इज, जो भी स्टोरी है हम उस तरफ नहीं जाएंगे। पर यस, एक चीज थी दैट 1948 में यूनाइटेड नेशन जाना यह केवल एकल आधारित निर्णय नहीं था, जो अक्सर जो है वो नेहरू जी के लिए कह दिया जाता है कि बस नेहरू जी चाह रहे थे इसलिए नेहरू वेंट फॉर यूनाइटेड नेशन। ऐसा नहीं था, इसके पीछे बहुत सारे जो है रीजंस हैं। आप राजीव अहिर की बुक है, आप उसे रिफर कर सकते हो, ऑप्शनल के बच्चे भी उसे पढ़ सकते हैं। उस किताब में बहुत डिटेल से इसके बारे में जो है इस एरिया की जियोपॉलिटिक्स के बारे में भी समझाया है। वापस आते हैं तो 1948 के आसपास इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन जाता है और यूनाइटेड नेशन जो है डिक्लेयर करता है इसके लिए एंडिंग में सीज फायर, यहां डिक्लेयर हो जाती है सीज फायर। और सीज फायर के पश्चात यह कहा गया कि जो देश जिस स्थान पर है, मतलब एग्जैक्टली 1948 में यह नहीं हुआ था, 1950s में हुआ था, बट यस इस एरिया के लिए एक वर्ड यूज करा जाता है कि जो जहां पर रुका है वो वहीं पर खड़ा रहे और इसे कहा जाए एलओसी। अब काम की बात सुनिए, ये जो एलओसी थी, ये एलओसी बनने के बाद ऑर्डर ये दिया गया था जो अंत में आता है कि भाई देखिए एलओसी पर सभी लोग यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के सोल्जर्स खड़े हुए हैं। अब ऑर्डर यह दिया गया कि पाकिस्तान की जो आर्मी है यह बेसिकली एंटर कर रही है जम्मू एंड कश्मीर में, तो पहले इन्हें रिमूव करा जाएगा, यानी कि पाकिस्तान की आर्मी जो है इस स्थान को खाली करेगी और खाली करने के साथ ही यहां पर जनमत संग्रह कराया जाएगा। अब समझिए कि जनमत संग्रह कराया जाना और खाली करना यह कभी हुआ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी कभी हटी नहीं। यानी कि एलओसी के लिए जो यूनाइटेड नेशन ने पहले क्लॉज पास करा था दैट पाकिस्तान की आर्मी पहले यहां से हटेगी और हटने के बाद जनमत संग्रह कराया जाएगा, यह कभी नहीं हो पाया क्योंकि पाकिस्तान ने कभी अपनी आर्मी हटाई नहीं थी। अब इंडिया उस टाइम पर रेडी था कि चलिए भाई हम रेडी हैं, हम ये करा सकते हैं कि जनमत संग्रह हो जाए और देख लिया जाए कि जनता किस ओर जाना चाहती है। जनमत संग्रह का सामान्य से मतलब होता है कि जनता से पूछ लिया जाए कि आप किस तरफ रहना चाहते हो, इधर या उधर। ओके, नाउ पाकिस्तान ने कभी आर्मी नहीं हटाई तो कभी रेफरेंडम या प्लेबिसाइड या जनमत संग्रह हुआ नहीं। लेकिन अचानक से 2000 यानी कि सन 2000 के बाद से ही, याद रखिए पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि चलिए भाई अब जनमत संग्रह करा लो। फाइन, सन 2000 के बाद से जो है पाकिस्तान कह रहा है कि चलिए यूएन को बुलाया जाए और यहां जनमत संग्रह हो जाए। अब इंडिया कह रहा है कोई जनमत संग्रह नहीं होगा। टेल मी इसका रीजन क्या है? इसका रीजन इज दे परफेक्टली नोज कि भाई देखिए इतने वर्षों में पाकिस्तान का बहुत सारा डॉक्ट्रिनेशन इधर पर हो चुका है, बहुत सारे लोगों का ब्रेन वॉश जो है वो यहां पर हो चुका है, और जो इतने लंबे समय तक आर्मी का यहां पर जो है वो आवाजाही रही और जो विवादित स्थिति रही, इसके कारण से जम्मू और कश्मीर में जो डिससेटिस्फेक्शन है वो इस जनमत संग्रह में पाकिस्तान के फेवर में हो सकता है। इसके पश्चात भारत ने क्या कहा? तो भारत सेज इधर पे कोई जनमत संग्रह नहीं होगा, ये इंडिया का ही पार्ट है। अब यही एक होगा कि पाकिस्तान इस क्षेत्र को खाली कर यहां से मूव कर जाए। ठीक, तो सन 2000 के पश्चात पाकिस्तान ने तो कहा कि जनमत संग्रह हो, पर कभी हमने इस पे रेडीनेस नहीं दिखाई है। अब काम की बात सुनिए, यहां पर देखिए हमने 1948 की वॉर के बाद एलओसी तो देखा, बट ये एलओसी क्लियर नहीं था।
अब यहां सीधा समझिए कि एलओसी का विकास हुआ कैसे। तो कहानी यहां तक है कि भाई 1948 में पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेट करा जम्मू और कश्मीर को, एरिया में एंटर करके पूरा क्षेत्र कवर कर रहे थे। इसे शर्मा एक बार, ठीक है बच्चे, थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे, समझ में आ जाएगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं दैट पाकिस्तान की आर्मी एंटर करके इंडिया के जम्मू और कश्मीर वाले एरिया में आती है। एरिया में आने के पश्चात जो है वो पीछे जाना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज इंडियन आर्मी इंट्रोड्यूस हो जाती है। इंट्रोड्यूस होने के पश्चात हम इन्हें बाहर करते हुए यहां तक ले आते हैं, और इस स्थिति में नेहरू जी जो है यूनाइटेड नेशन चले जाते हैं। यूनाइटेड नेशन जाने के बाद सीज फायर हो जाता है और एलओसी का निर्माण हो जाता है। अब एलओसी का निर्माण होने के पश्चात ध्यान दीजिए कि 1971 की वॉर होती है। अब सभी लोग ध्यान से सुनना, 1971 वॉर, और ये जो वॉर का समय था, अब सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, ये जो वॉर का समय था, ये फर्स्ट टाइम था जब इंडिया ने किसी वॉर को इनिशिएट करा हो, और इंडिया ने वॉर को इनिशिएट करके उसे कंप्लीटली पाकिस्तान को डिफीट करा है। अब देखें हो क्या रहा था, हुआ यह था जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, दैट पाकिस्तान वॉज अ नेशन जो कि ना केवल धर्म के आधार पर बट एक नस्लीय मानसिकता के आधार पर भी स्थापित हुआ है। पाकिस्तान हमेशा कहता था कि बांग्लादेश में रहने वाला जो मुस्लिम है ये सेकंड ग्रेड मुस्लिम है। इस कारण से पाकिस्तान नहीं चाहता था कि बांग्लादेश का कोई पर्सन जो है वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बने। और जब इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, तो उस इलेक्शन को विन करते हैं यहां पर शेख मुजीबुर रहमान। तो पूरे पाकिस्तान का हेड बनने की बात आती है शेख मुजीबुर रहमान की, और शेख मुजीबुर रहमान को नहीं बनाना चाहते थे पीएम पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष टाइगर नियाजी और अयूब खान। फाइन, अब ये लोगों ने क्या करा, दैट जो यहां से इलेक्टेड कैंडिडेट थे शेख मुजीबुर रहमान, उनको जो है अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद बांग्लादेश में दंगे स्टार्ट हो गए, और दंगे स्टार्ट होने के साथ पाकिस्तान के लिए समस्या क्रिएट। जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो यहां से पाकिस्तान की आर्मी ने जो है वो अपने टैंक वगैरह, अपने जो फाइटर प्लेन थे ये सब उतार दिए, अपने ही लोगों पर फायरिंग करना स्टार्ट करा। और जैसे ये फायरिंग करना स्टार्ट करा, यहां से लोग निकलकर इंडिया आना स्टार्ट हो गए। नाउ इंडिया का इस पे स्टैंड था कि डियर ध्यान से देखिए, हम ऐसे भी ज्यादा पॉपुलेशन के देश हैं। अब अगर पाकिस्तान इस प्रकार से जो है अपने ही देश में जो अपने मास किलिंग वेपन्स है इसका यूज करेगा, तो यहां से निकलकर लोग जो है वो भारत आएंगे। यह भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या थी। भारत ने इसे इंडिकेट करा दैट पाकिस्तान इंडिया के अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट कर रहा है, और इस आधार पर 1971 में विद द हेल्प ऑफ रॉ, इसमें एक चीज याद रखना, इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो रॉ का भी था, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था। क्यों? क्योंकि यह वो ऑर्गेनाइजेशन था जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1962 के युद्ध में, जब हम ठीक से इंटेलिजेंस इकट्ठा नहीं कर पाए थे, उस समय करा गया था। रॉ ने अपने आप को प्रूव कर दिया था 1971 की वॉर में। बेसिकली जो शेख मुजीबुर रहमान के फॉलोअर्स थे जो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट कर रहे थे पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट, उस आर्मी को जो है, उन लोगों को जो है यहां पर रहने वाले लोगों को रॉ ने बेसिकली ट्रेन करा था, या फिर यू कैन से थोड़ा सपोर्ट था रॉ का, जिस कारण से शेख मुजीबुर रहमान के फॉलोअर ठीक से पाकिस्तान की आर्मी के सामने अपने आप को स्टैब्लिश कर पा रहे थे। अब यहां सुनिएगा ध्यान से नेक्स्ट स्टेटमेंट, एक रॉ का रोल था और दूसरा था 1971 की वॉर में कंट्रीब्यूशन ऑफ रशिया। अब रशिया का कैसे, तो जब वॉर स्टार्ट हुई थी 1971 की, तो इस वॉर के समय पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए उतर आया था यूएसए। कहां पर आ गया था, तो देखो मैं जरा इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर लूं जिससे मैं आपको समझा सकूं कि वो लोकेशंस एग्जैक्टली क्या हैं। ठीक है, ये है इंडिया, ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया है, ये चाइना का एरिया है, ये इस तरीके से यहां वाला प्लेस है। ठीक है, और ये जो है अरब का एरिया है। ठीक, नाउ जरा देखेंगे ध्यान से, तो यहां कहीं पर वॉर चल रही थी, इस किसी एरिया पर वॉर चल रही थी, और ये जो पोर्शन था, ये पोर्शन बेसिकली ब्लॉक कर रखा था रशिया ने। फाइन, यहां हो रही थी वॉर, और यहां से एंटर करा था यूएसए के सबमरीन्स ने, और यहां पर रशिया था। अब इस बात को समझना, मैं ये क्यों बता रहा हूं इस स्थिति में, सुनिए। यूएसए 1971 की वॉर में आया तो था इंडियन ओशन में, बट ये कभी वापस नहीं गया। अरे सभी लोग ध्यान से देखो यार, इधर ध्यान से देखो। फाइन,
चलो भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इधर इधर पढ़ लो भाई, इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है और आप लोग आपस में बात करने में लगे हो। जल्दी आओ इधर। सो यूएसए के बच्चों यहां से एंट्री होती है और यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है डियोग्रासिया। नोट डाउन करेंगे इस लोकेशन को, ओके? डियोग्रासिया। और ये जो डियोग्रासिया है ना बच्चों, ये पार्ट है छागोस का, और जो छागोस था वो था यूके का। मैं क्यों था कह रहा हूं, तो उसका करंट अफेयर से, इस वर्ष के करंट अफेयर से कनेक्शन है, ठीक? तो सुनते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1971 की वॉर में जो यूएसए के न्यूक्लियर चार्ज सबमरीन्स थे, ये इंडिया को मिलिट्री ब्लैकमेल करने के लिए आए थे, और इनको काउंटर ब्लैकमेल करने का काम करा था रशिया के न्यूक्लियर चार्ज सबमरीन्स ने इस एरिया में, ठीक? और इवन कहा तो यह भी जाता है कि 1971 के वॉर के समय इंडिया ने डिसाइड करा था कि हम जो है वो वॉर में, जैसे ही ये वॉर स्टार्ट होगी, जैसे ये डिस्प्यूट जो है एक्सेलरेट होगा, हम डायरेक्टली एंटर कर जाएंगे। बट रशिया ने एडवाइस दिया था इंडिया को दैट थोड़ा सा रुक कर स्टार्ट करिए। बांग्लादेश में उस समय बारिश हो रही है, और बारिश का एरिया और डेल्टाई क्षेत्र, यानी कि ये पूरी पूरी मार्शी लैंड की स्थिति है, यह आर्द्र भूमि की स्थिति है, दलदली क्षेत्र है बांग्लादेश। और इंडियन आर्मी दलदली क्षेत्र में वॉर और इतने बड़े स्केल पर वॉर करने के लिए अभी ट्रेंड नहीं है, तो थोड़ा सा वेट करें। वेट करने पर एरिया थोड़ा सूख जाएगा, बारिश बंद हो जाएगी, हिमालयास में बर्फ जम जाएगी, तो चाइना का भी खतरा नहीं होगा। तो हिमालयन एरियाज में बर्फ जमने से ना चाइना का खतरा, और बांग्लादेश में मैदान सूख जाने से थोड़ा वॉर लड़ने में सहूलियत ये इंडिया को मिलेगी। और इसलिए इंडिया ने वॉर थोड़ा सा टाला था ताकि थोड़ा बारिश वगैरह निकल जाए। और साथ ही रशिया के सबमरीन्स वाज प्रेजेंट हियर, ठीक? अब इसके साथ वॉर स्टार्ट होती है, और इस वॉर के समय हुआ ये कि यूएसए के सबमरीन्स आए तो, पर काउंटर ब्लैकमेल मिला रशिया से। बट एक स्टेटमेंट रिपीट करा जाता है कि यूएसए इस एरिया में आया तो था 1971 में, बट ही नेवर वेंट बैक। वो आया पर कभी गया नहीं था। क्यों नहीं गया? क्योंकि ये जो द्वीप थे, छागोस द्वीप, ये ब्रिटेन के पास थे, और ब्रिटेन ने इसे खासकर किसको, छागोस के एक हिस्से डियोग्रासिया को बेच दिया था। किसे बेच दिया? यू कैन से लीज पर दे दिया था, या फिर यूसेज अलाउ कर दिया था यूके को या यूएसए को। सो यूएसए इस एरिया में एंट्री कर जाता है, ठीक? 1971 के बाद कंटिन्यूएशन में यूएसए यहां बना रहता है। और यूएसए, आप देखिए यहां से कैसे रिश्ते जो है बदलते हैं, कैसे जियोपॉलिटिक्स चेंज होती है। यहां आया यूएसए था हमें काउंटर करने के लिए, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे चाइना अग्रेसिव होता गया इस एरिया में, मतलब जैसे जैसे इस एरिया का बड़ा प्लेयर चाइना बनता गया, यूएसए का यहां खड़ा होना, इस एरिया में खड़ा होना, यह इंडिया को सपोर्ट करने लगा टू काउंटर चाइना। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे चाइना बड़ा होने लगा, वो यूएसए को चैलेंज करने लगा, और जब यूएसए को चैलेंज मिलने लगा तो यूएसए ने इधर खड़े होकर चाइना को काउंटर करना स्टार्ट कर दिया, जो कि बाय डिफॉल्ट इंडिया के सपोर्ट में रहा। तो अब देखो, जिस द्वीप में यूएसए खड़ा है, उस द्वीप में आया था इंडिया को काउंटर करने के लिए, और जैसे जैसे चाइना शक्तिशाली होने लगा, उसने इधर पे खड़े होकर जो है वो इंडिया का सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, दैट इधर का सबसे बड़ा प्लेयर इज नॉट चाइना, इज इंडिया। फाइन। और ये कैसे हुआ? बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्वाड। यहां पर क्वाड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। क्वाड मतलब 4 देश, इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ये सारे मिलकर इंडोनेशिया के आइलैंड्स के सामने जो है वो नेवल एक्सरसाइज करते हैं, और एक्सरसाइज करके पूरे इस एरिया को मैसेज पास करते थे दैट इधर का सबसे बड़ा प्लेयर चाइना नहीं है। तो यहां पर डियोग्रासिया के पास जो है वो यूएसए का होना हमारे लिए पॉजिटिव था। और यहीं से जियोपॉलिटिक्स का नेक्स्ट डायमेंशन समझो, दैट जैसे ही यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट होता है, ठीक, रशिया का वॉर स्टार्ट होता है, तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए यूएसए ने और यूरोप ने। और ये जो सैंक्शंस थे, इस सैंक्शंस के कारण रशिया की इकोनॉमी डाउन होने लगी, और रशिया को नीज पर लाने का प्रयास था कि भाई रशिया ऑयल बेचता है अपना किसको, यूरोप को, और रशिया के पास अगर ऑयल बेचने के लिए कोई होगा नहीं तो फॉरेन करेंसी खत्म, और फॉरेन करेंसी खत्म तो रशिया वॉर स्टॉप कर देगा। बट द रियलिटी इज रशिया ने वॉर स्टॉप नहीं करी, और स्टिल वॉर इज कंटिन्यू। अब आप सोचिए वॉर कंटिन्यू है कैसे? तो आप देखिएगा अभी से कुछ समय पहले की क्लिप है एस जयशंकर की, जहां पर जो है उनसे प्रश्न करा जाता है इन यूरोपियन मीडिया, इन फ्रंट ऑफ यूरोपियन मीडिया, कि भाई इंडिया जो है वो यूरोप के अंदर वॉर स्पॉन्सर कर रहा है। बेसिकली रशिया वॉर लड़ रहा है, बट वॉर लड़ने के लिए जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है रशिया को, वो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। यूरोप के अंदर अशांति का मुख्य कारण भारत है,
ये स्टेटमेंट आप देखिएगा, शायद सर्च करेंगे यूट्यूब वगैरह पर तो आ जाएगा। तो यहां पर जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी थे, उनका स्टेटमेंट क्या था? ही यूज्ड टू से कि कौन सा रशिया, आप बताइए जिस समय ये वॉर स्टार्ट हुई थी। और ऐसा स्टेटमेंट क्यों है, पहले इसे समझ लें, फिर मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं और कैसे हमारी बॉर्डर्स के साथ कनेक्टेड है। आई यूज्ड टू एक्सप्लेन, ध्यान से सुना। रशिया जो है वो वॉर लड़ इसलिए पा रहा है क्योंकि रशिया की इकोनॉमी रन हो रही है। और रशिया की इकोनॉमी चलती किस पे है? रशिया की इकोनॉमी जो है वो रन होती है बेसिकली ऑयल भेजकर यूरोप में। फाइन। और वर्ल्ड के सबसे बड़े ऑयल बायर नेशन कौन से हैं? इंडिया और चाइना। नाउ जैसे ही जो है स्टार्ट होती है, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगते हैं, तो सबसे पहले चाइना ने जो है परसेंटेज वाइज अपना जो आयात है, यानी कि इंपोर्ट करना है ऑयल, रशिया से वो बढ़ाया। और पहले 10%, पहले रशिया से चाइना जो है 10-12% के आसपास लेता था। इसको बढ़ाते हुए जो है ये 25 और इवन 38% तक, एट मैक्स 38% तक जो चाइना था वो ले आया था। लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये 25 से 28 के बीच में ही रहा। बट रशिया सेज के हमें वॉर लड़ना है अभी, और अभी भी हमें जो है वो अर्थव्यवस्था को रन करने के लिए तेल बेचने की आवश्यकता है, क्योंकि यूरोप तो अभी बाय कर नहीं रहा है। नाउ इधर से स्टार्ट होती है इंडिया की स्टोरी। इंडिया अपनी ऑयल की डिमांड का मात्र 1% रशिया से लिया करता था, रफली अराउंड 1%। हमने बढ़ाना स्टार्ट करा, 1 से हमने 2 करा, 2 से 5, 5 से 10, 20, 30, 40, 50। और ये इतना ऑयल खरीदने से हो क्या रहा है? दैट रशिया की जो इकोनॉमी है ये कंटिन्यूएशन में चल रही है, और रशिया की इकोनॉमी चल रही है इसलिए रशिया वॉर लड़ रहा है। सो इनडायरेक्टली द स्टेटमेंट ऑफ यूरोपियन मीडिया इज एग्जैक्टली राइट। रशिया की जो यूरोप की जो मीडिया है उसका स्टेटमेंट इनडायरेक्टली देखा जाए तो है तो सही, दैट यूरोप के अंदर रशिया अटैक या फिर वॉर लड़ पा रहा है। इसका एक रीजन तो परफेक्टली यह है कि उसकी इकोनॉमी रन हो रही है, और रन करने के पीछे जो है वो हमारा ऑयल इंपोर्ट करना है रशिया से। और हम भी बहुत स्मार्ट हैं, इंडिया यहां से ऑयल ले रहा है किससे? रशिया से, ठीक है। और बेसिकली हम जिस कंट्री से ऑयल लेते हैं हम उससे भी ले रहे हैं। तो भाई इतना ऑयल हम क्या कर रहे हैं? द थिंग इज कि हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं, लेने के बाद उस ऑयल को दूसरी बकेट में डाल रहे हैं, और दूसरी बकेट से लेकर उसे जो है वो यूरोप भेज दे रहे हैं। यानी कि वो ऑयल जो डायरेक्टली रशिया से यूरोप जाता, ये रशिया है और ये यूरोप है, यूरोप जाता, ये ऑयल रशिया से आ रहा है इंडिया, और फिर इंडिया उस ऑयल को यूरोप भेज रहा है। समझ पा रहे हैं कनेक्शन? तो यूरोप को ऑयल भी मिल रहा है, हमें जो है बीच में रहने का फायदा भी मिल रहा है, और वॉर भी चल रही है। इस पर जो है वो यूएसए बहुत परेशान था। नाउ यूएसए सेज कि इंडिया इज एक्चुअली स्पॉन्सरिंग वॉर, भारत जो है वो वॉर स्पॉन्सर कर रहा है। और इस पे इंडिया का स्टेटमेंट था, जिस कारण से मैंने आपको वीडियो देखने कहा। दैट देखिएगा स्मार्टली एस जयशंकर क्या रिस्पॉन्स करते हैं। दैट ये कौन सा वर्ल्ड है जो हमसे ये बातें कर रहा है? ये यूरोप है। ये वही यूरोप है ना डियर जो 1962 की वॉर के समय जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने हाथ से लिखा हुआ लेटर भेजा था, दैट हमें जो है विश्व जगत की सहायता चाहिए है। और फिर यही वो यूरोप और यूएसए है जिसके लिए कहा गया था, जो नेहरू जी ने स्पष्ट रूप से कहा था, दैट दे टॉक मोर अबाउट कश्मीर एंड लेस अबाउट चाइना। जब 1962 के युद्ध के समय इंडिया वांट्स के यूरोप और यूएसए चाइना के अगेंस्ट जो हमारी वॉर चल रही है इसमें इंटरवीन करें, तो इस दौरान यूएसए और यूरोप की तरफ से स्टेटमेंट था दैट दे टॉक, मतलब उन्होंने जो है बात ज्यादा करी कि जम्मू और कश्मीर के विवाद में पाकिस्तान को एक क्षेत्र दे दिया जाए, रादर देन कि यह बात हो कि चाइना के साथ जो वॉर चल रही है उसमें कैसे इंडिया का सपोर्ट करा जाए। यह वही यूरोप और यूएसए है। एंड द सेकंड स्टेटमेंट वाज कि यूरोप उस समय कहां था जब इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान को यूएसए एमबीटीज दे रहा था। एमबीटीज का मतलब क्या है? मेन बैटल टैंक। इंडिया ने बार बार डायरेक्टली यूएसए से कहा था कि डियर यूएसए, इतने हैवी वेपन्स पाकिस्तान को देने की आवश्यकता क्या है? पाकिस्तान का किस देश के साथ वॉर चल रही है? पाकिस्तान ऐसी कौन सी स्थिति में है जिसके कारण यूएसए उसे इतने भारी हथियार दे रहा है? इतने हैवी वेपन अगर पाकिस्तान को प्रोवाइड करे जाएंगे तो यह डायरेक्टली इंडिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, यह भारत के लिए सुरक्षा का एक बड़ा खतरा है। बट एट दैट टाइम पाकिस्तान सेज कि यूएसए सेज कि हम केवल पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। सो जब एशिया के अंदर पावर बैलेंसिंग की बात आती थी तो यूरोप और यूएसए अचानक साइड हो जाते थे।
और आज जब यूरोप के अंदर पावर रीबैलेंसिंग चल रही है, तो नाउ दे वांट्स कि इंडिया जो है इसमें इंटरवीन ना करे। इंडिया सेज दैट हम रशिया के साथ पहले से बहुत जो है वो लंबे रिलेशन में रहे हैं, सो कट दैट पार्ट। तो मेक इट श्योर कि जैसे ही ये हुआ दैट यूक्रेन रशिया वॉर में इंडिया ने इनडायरेक्टली सही बट रशिया का जो सपोर्ट है, उस कारण से डियोग्रासिया के माध्यम से जो क्वाड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और क्वाड को जो स्ट्रेंथ मिल रही थी, यूएसए ने इसे वीक कर दिया। क्वाड की एक्सरसाइजेस बंद हो गई, क्वाड जो है वो ठंडे पानी में चला गया। और जैसे ही क्वाड ठंडे पानी में गया, इंडिया नोज कि अब यूएसए इस एरिया में रहकर इंडिया के सपोर्ट के लिए तो नहीं है। नाउ डियोग्रासिया से जस्ट नीचे ध्यान से देखिएगा, डियोग्रासिया से जस्ट नीचे यहां पर जो है वो एक मेडागास्कर नाम से देश है, और उसके नीचे यहां आपको दिखाई देगा मॉरिशियस। फाइन, ये जो मॉरिशियस है इसका बहुत समय से क्लेमेशन था कि जो छागोस वाला एरिया है ये मॉरिशियस का हिस्सा है। अब जैसे ही क्वाड को ठंडे बस्ते में डाला गया, इंडिया स्टार्टेड सपोर्टिंग मॉरिशियस, और ये इस वर्ष की बात है 2024 की। फाइन, सो डियोग्रासिया पर मॉरिशस का अधिकार है, इसका सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया किसने? इंडिया ने। और इंडिया ने ये जो सपोर्ट करना स्टार्ट करा, इसका अंतिम परिणाम यह निकला कि रिजल्ट ये आया कि जो छागोस है उसे मॉरिशस को दे दिया जाए। सो द थिंग इज, अभी 2023 की खबर है दैट जो छागोस एरिया है वो मॉरिशस का हिस्सा है अब, और मॉरिशस का हिस्सा है तो इसका मतलब है डियर यूएसए इधर पे कौन सी दिवाली मना रहे हो। तो द थिंग इज, यहां से यूएसए के जाने की बारी आ चुकी है। तो डियोग्रासिया अब जाएगा या नहीं, या फिर आगे क्या एडजस्टमेंट होता है, ये थोड़ा आगे की कहानी है। बट यस, इतना समझ लीजिए कि इंडिया ने मॉरिशस का सपोर्ट करके छागोस वाले एरिया को डिक्लेयर कराया है कि ये मॉरिशस का ही है, और अगर छागोस मॉरिशस का है तो डियोग्रासिया में यूएसए क्या कर रहा है। तो देखिए कैसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, कैसे जो है वो चीजें बदल रही हैं। 1971 के वॉर के समय हमें ब्लैकमेल करने के लिए यूएसए के सबमरीन्स का इधर आना और यूएसए का यहां रुक जाना, समय के साथ चाइना के पावरफुल हो जाने से इस एरिया में खड़े होकर यूएसए का चाइना को काउंटर करना और इंडिया को सपोर्ट करना, और यूक्रेन रशिया वॉर के स्टार्ट होने के साथ कैसे यूएसए का इस एरिया को लेकर जो है वो इवेंटफुल चेंजेस आ जाना, क्वाड को अचानक से गायब कर देना, और क्वाड को गायब कर देने के बाद इंडिया का कैसे मॉरिशस का सपोर्ट करना और छागोस से यूएसए को बाहर निकालना। निकला नहीं है आई नो, बट स्टोरी इज लाइक दिस। सो इस चीज को क्यों मैंने इसमें इंक्लूड करा, तो याद रखो, इसे लिख लीजिए दैट अभी जो हम 1971 की वॉर की चर्चा कर रहे हैं, इस वॉर का एक कनेक्शन रीसेंट पॉलिटिक्स के साथ भी है, हमारे और मॉरिशस के रिलेशन के साथ भी है, और हमारा और मॉरिशस का रिलेशन कैसे जियोपॉलिटिक्स से कनेक्ट होता है, यह अभी मैंने आपको समझाया। पॉइंट क्लियर है? जल्दी से बताएं यहां तक की चीजें क्लियर है या नहीं, से यस और नो, टेल मी, इज इट फाइन, सबको क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। देखो मैं चाह रहा हूं कि अगर ये सीरीज स्टार्ट हुई है तो हम सारे टॉपिक्स को बिल्कुल माइन्यूटली देखें, और हर एक टॉपिक जो हम पढ़ें उसे उसके करंट अफेयर के साथ कनेक्ट करें। मतलब जो विषय हमने उठाया उससे संबंधित कौन सी चीजें आज के समय न्यूज में है, कैसे वो जो है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आवश्यक हो सकता है, इसे हम कवर करते जाएं। चलेगा? डन। अब देखिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग जो है वो क्लास को जरा शेयर कर दिया करें, जिससे जो है हम यहां से आगे जब तक मैं सीरीज को चलाऊं हम जो है ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंच पाए। ठीक है, चलो। सो यहां से जो है वो वॉर स्टार्ट होती है, और वॉर स्टार्ट होने के साथ जो रिसेंट सिनेरियो है ये कंप्लीट हुआ। अब वापस आ जाइए। वॉर स्टार्ट होने के साथ हम वॉर को फुल फ्लैज विन तो कर जाते हैं बच्चों, बट अब यहां काम की बात सुनो। जो वॉर 1971 की इंडिया ने फुल फ्लैज विन करी, पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स को जो हमने बांग्लादेश के अंदर सरेंडर कराया, टाइगर नियाजी, अयूब खान, ये सारे लोग जो है वो बिल्कुल अपना जो है वो मिनिमम लेवल पर आ चुके थे। उस समय पर इंडिया को यह कर लेना चाहिए था कि हमें मांग लेना था हमारा पीओके वाला हिस्सा, दैट अगर 93,000 अपने सोल्जर्स चाहिए हैं तो ये पूरा एरिया खाली करो, अपने सोल्जर्स लेकर जाओ। बट एक बात रिपीट करी जाती है कि वो वॉर जो इंडिया ने बैटलफील्ड पर विन कर लिया था, उसे बेसिकली हम जो है वो टेबल पर हार गए। हमें जहां पर 1971 की वॉर को विन करने के पश्चात इस एरिया को खाली कराने की बात करनी थी, हमने जो है वो केवल बात करी कितनी, केवल बात करी एलओसी को
क्लियर करने की। ये एक बड़ा ड्रॉबैक रहा इंडिया का, एलओसी को क्लियर करना, मतलब डिमार्केशन। डिमार्केशन का मतलब है सीमांकन, जहां पर हमें यह कहना चाहिए था कि भाई हमें पूरा एरिया वापस चाहिए, हमने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम इस एरिया के बारे में बाद में सेटलमेंट कर लेंगे, पहले जो है हम सीमा का निर्धारण कर लेते हैं। और सीमा का निर्धारण कर रहे थे तो चलिए मान लेते हैं कि सीमा का निर्धारण ही ठीक से कर लेना था। बट द प्रॉब्लम वॉज कि हमने सीमा का निर्धारण तो करा, बट केवल और केवल एक अप टू अ पॉइंट, केवल और केवल एक पॉइंट तक, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट NJ9842। यह है पॉइंट NJ9842। अब भाई यहां से लेकर यहां तक LAC कहां है, कहां कहां पर यह स्थित है, यह पता चल गया हमें, क्योंकि जब 1948 की वॉर के बाद सीज फायर हुआ था तो जो जहां खड़ा था वो वहीं खड़ा है। अब पाकिस्तान के सोल्जर्स मान लीजिए थोड़ा किसी काम से इधर उधर हुए, इंडियन सोल्जर्स 4 कदम आगे चले जाते हैं, और पाकिस्तान के सोल्जर्स कभी 4 कदम आगे आ जाते हैं, और सीज फायर का ऐसे में उल्लंघन होता है। तो भारत ने डिसाइड करा कि भाई चलिए सीज फायर का उल्लंघन ना हो, इसके लिए 1971 की वॉर के बाद हमने एलओसी का डिमार्केशन केवल करा, जबकि आवश्यकता यह थी कि पूरा एरिया खाली करा लिया जाए। और यह भी याद रखिएगा कि जियोपॉलिटिक्स में इसे कहा जाता है कि यह लास्ट वो चांस था जब इंडिया कन्वेंशनल वॉर एडवांटेजेस का यूज करके इस एरिया को अपना पार्ट बना सकता था, क्योंकि इसके पश्चात दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार आ गए थे। और यह हमेशा याद रखिए कि एक परमाणु संपन्न देश, परमाणु हथियार से संपन्न देश कभी किसी वॉर को एब्सोल्युटली नहीं हारता। जब वो हारने लगता है तो वो अपना सबसे लीथल वेपन निकालता है और सामने वाले कंट्री के ऊपर छोड़ देता है, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक बड़ा सा गड्ढा बनाएगा और गेम इज ओवर। फाइन। सो वन थिंग वाज परफेक्ट कि इंडिया के पास चांस था। 1971 के पहले तक ना भारत के पास परमाणु हथियार था, ना वर्ल्ड के पास परमाणु हथियार, ना पाकिस्तान के पास था। तो हम कन्वेंशनल वॉर लड़के पाकिस्तान से एरिया ले सकते थे 1971 में। फाइन। बट हुआ नहीं, और क्लियर हम कहां तक कर पाए, केवल NJ9842 तक। अब यहां से सुनिए ज्योग्राफिकल नेक्स्ट लोकेशन। ये जो सीमांकन था डियर, कम से कम यही सीमांकन पूरा कर लेते। हमने इस सीमांकन में यह नहीं लिखा कि यहां पर एक बड़ा सा हिमनद है। फाइन, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक बड़ा सा हिमनद है और इस हिमनद का नाम है इज सियाचिन। यह हिमनद है सियाचिन। एग्रीमेंट में पाकिस्तान, फाइन, एग्रीमेंट में पाकिस्तान कितने तरीके से चीजों को निकाल ले गया, दैट सबसे क्रूशियल लोकेशन पे आता था सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर के लिए उन्होंने लिखा था एग्रीमेंट में द नदन अप टू द ग्लेशियर। NJ9842 पॉइंट के बाद यह लाइन सीधी जाती है ग्लेशियर तक। डियर, ग्लेशियर तक जाती है तो ग्लेशियर किसका है, जस्ट मार्क करना तो उधर पे, दैट ये ग्लेशियर किसका है, इंडिया का है या पाकिस्तान का है। वो इस एग्रीमेंट में नहीं लिखा था। ठीक, तो NJ9842 तक पॉइंट क्लियर है, ऊपर सियाचिन है। और दिक्कत क्या है सियाचिन को लेकर, अब यहां ध्यान से सुनिएगा। यहां आपको दिखाई देता है एक दर्रा, ध्यान से सुनना। इस दर्रे को कहा जाता है काराकोरम दर्रा। देखो जो लोकेशंस मैं बना रहा हूं ये एज इट इज आपको नॉर्थ टू साउथ याद होनी चाहिए। सो मेक इट श्योर कि आपको ये सारी चीजें याद हों नॉर्थ से साउथ के केस में। यह है काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा। ठीक, और काराकोरम दर्रे की लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, काराकोरम दर्रा, उसके नीचे सियाचिन, उसके नीचे NJ9842, और NJ9842 के नीचे यहां पर मैं बना देता हूं पहले लोकेशंस, फिर ध्यान से देखना। यह है कारगिल, कारगिल के नीचे यहां पर है लेह, लेह के नीचे इस स्थान पर है श्रीनगर, यहां नीचे है, यहां से थोड़ा सा और नीचे आओगे, देन इसके बाद थोड़ा सा ज्यादा नीचे, फाइन, इसके पश्चात यहां है जम्मू। ठीक,
तो पहले तो ये लोकेशन याद कर लो, काराकोरम, सियाचिन, एनजे 9842, कारगिल, लेह, श्रीनगर, जम्मू। पॉइंट क्लियर है? डन। चलो अब अगला देखो ध्यान से। अब 1971 की वॉर में जो एरिया हमें क्लियर करना था वो केवल यहां तक क्लियर हुआ, सियाचिन हिमनद जो है वो क्लियर नहीं था। और क्लियर नहीं होने के बाद अब सुनना आगे की कहानी। पहले समझो सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। सियाचिन हिमनद, भाई क्या लगता है आपको, क्या महत्व है सियाचिन ग्लेशियर का? जल्दी से बताओ, क्या लगता है आपको, कितना इंपॉर्टेंट है सियाचिन ग्लेशियर? सबसे पहली बात तो ये याद रखिए कि सियाचिन ग्लेशियर विश्व में जो पोलर एरियाज हैं, पोलर एरिया जानते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र हैं, इनको छोड़ दें तो दुनिया का सबसे बड़ा हिमनद है। सियाचिन ग्लेशियर से बड़े ग्लेशियर केवल और केवल उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में स्थित हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट थर्ड पोल है, मतलब तीसरा ध्रुव, सबसे बड़ा तीसरा ध्रुव है। तीसरा ध्रुव मतलब कि वो ग्लेशियर जो हिमनद जो ध्रुवों के बाहर है, तीसरा ध्रुव है। दूसरी बात, ये इतना ही नहीं, ये विश्व का सबसे लंबा ग्लेशियर भी है ध्रुवों के बाहर। ठीक, इसके अलावा यह विश्व का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड भी है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है, ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र भी है। और इतना ही नहीं, अब ध्यान से सुनिए इसकी जियोपॉलिटिक्स। द रियलिटी इज, ये बिल्कुल उस लोकेशन पे है जहां से पीओके अलग होता है फ्रॉम अक्साई चिन। अक्साई चिन, तो पीओके को अलग करने वाला हिस्सा जो अक्साई चीन से अलग करता हो वो सियाचिन ग्लेशियर था। और यह सियाचिन ग्लेशियर सबसे इंपॉर्टेंटली प्रोवाइड करता है ईगल्स आई व्यू। इसे लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर, यह प्रोवाइड करता है ईगल्स आई व्यू। ईगल्स आई व्यू का अर्थ क्या है? यहां से खड़े होकर बच्चों आप पीओके को भी कंट्रोल कर सकते हो, आप अक्साई चिन को भी कंट्रोल कर सकते हो, और यहां से खड़े होकर सबसे इंपॉर्टेंटली आप कंट्रोल कर सकते हो काराकोरम पास को। सो द रियलिटी इज के सियाचिन हिमनद वो एरिया था जिस एरिया के कारण, सर सियाचिन ग्लेशियर चीन और पाकिस्तान के बीच वो बीच स्थित है, अगर सियाचिन ग्लेशियर में कंट्रोल ना हो तो सियाचिन हाँ ठीक वही चीज है, फाइन। सो ये बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे है जहां से आप इन दोनों क्षेत्रों को कंट्रोल कर सकते हो। प्रॉब्लम यह थी कि हमने 1971 की वॉर में डिसाइड नहीं करा था कि ये किसका है। अब यहां से स्टार्ट होती है एक नई कहानी। कहानी जानने से पहले यह याद रखो कि इसी काराकोरम दर्रे से पाकिस्तान में प्रवेश करता है सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस रफ में आपका यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चाइना यहां से एक रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव चला रहा है, इसे कहता है OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। और इसका एक लिम निकलकर ऐसे पाकिस्तान जाता है जिसे कहा जाता है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइन, एयरवेज से लेकर सब कुछ चाइना के पाकिस्तान के अंदर चाइना कंस्ट्रक्ट कर रहा है, और यह बेसिकली इससे निकलकर ऐसे पाकिस्तान में प्रवेश करता है। और यह भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर यह रोड बन जाती है तो इंडिया विल बी सर्किल बाय चाइना। हम चाइना से सर्किल हो जाएंगे, घिर जाएंगे। ऊपर से यहां देखिए जरा, ऊपर से CPEC जा रहा है, सॉरी ऊपर से OBOR जा रहा है, OBOR, और यहां से अगर वो निकल गया, ऐसे करके वो निकल गया तो फिर हमारे लिए खतरा। ठीक, यहां से ऐसे करते हुए ये ऐसे निकल गया तो फिर हमारे लिए सुरक्षा का खतरा। तो CPEC तो बन रहा है,
लेकिन सीपीसी यहां से गुजरेगा या नहीं, यह अभी डिसाइडेड नहीं है। तो याद रखिए कि भारत के लिए सुरक्षा का बड़ा खतरा यह है और यह नहीं रहेगा इस कारण से। अब आप समझें कि सीपीईसी हमेशा न्यूज में रहता है, ओबीओआर न्यूज में रहता है, और यह सीपीईसी इसी से कंट्रोल होता है इंडिया से। कैसे? तो देखिए, यह सियाचिन जो ग्लेशियर है यह हमारे पास नहीं था 71 की वॉर के बाद, और फिर एक बड़ा सा इवेंट होता है बाय द नेम ऑफ 1984। अब ये 1984 का इवेंट क्या है तो ध्यान से सुनना, देखो एकदम कंसंट्रेशन के साथ। हमने सियाचिन को विन करा था इन अ ईयर ऑफ 1984 और एक ऑपरेशन से किया था। उसे जानने से पहले एक बात सुनो, 1962 का युद्ध हुआ था। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड सुनिएगा ताकि दिमाग थोड़ा सा खुले। 1962 की वॉर हुई थी और इस वॉर में ना चाइना ने अपने टैंक बुलाकर हमारे सीमा के सामने खड़े कर लिए थे। हम इधर से बोल रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई आफ्टर पंचशील एग्रीमेंट। हमने 1955 के आसपास 1950 के दशक में एक एग्रीमेंट साइन करा था पंचशील, और पंचशील में हम कह रहे थे, हमारी तरफ से स्टेटमेंट था कि हमारे और चीन के बीच में जितने भी विवाद हैं वो पंचशील के साथ खत्म हो जाते हैं। और चाइना उधर से कह रहा था कि बिल्कुल सही, हमारे और चीन के बीच में जो हमारे और भारत के बीच में जो विवाद हैं वो पंचशील एग्रीमेंट साइन होने के पश्चात अब सॉल्व होना शुरू हो रहे हैं। हम कह रहे थे सॉल्व हो गए हैं और वो कह रहा था सॉल्व होना शुरू हो रहे हैं। पॉइंट क्लियर है? सो इंडिया ना इस तालियों की गड़गड़ाहट में ये भूल गया दैट हम जो है अभी तक चाइना के साथ फुल फ्रेंडशिप की कंडीशन में है नहीं। हमें आई भी नहीं बता पाया था, मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी मैं ये बताना चाह रहा हूं दैट 1962 की वॉर में हमें आई भी नहीं बता पाया था कि चाइना ने जो है वो इतना मैसिव रोडवेज कंस्ट्रक्शन कर लिया है सीमा के पास, और ये अपने मेन बैटल टैंक लेके हमारे सीमा के सामने खड़ा हो रहा है। ये पहले से आईबी हमें नहीं बता पाया था। तो वो सबसे बड़ा डिफीट था आईबी का, और आईबी के इसी डिफीट के बाद रॉ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और कह दिया गया था कि जो आईबी है अब वो केवल आंतरिक मामलों को देखे, बाहरी मामलों को देखने के लिए रॉ का एस्टेब्लिशमेंट करा गया, और रॉ ने 1971 के युद्ध में अपने आप को प्रूफ कर दिया था। तो सीक्वेंस आई थिंक क्लियर है दैट 1962 की वॉर में हमारे लिए एक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट रहा। हम जो है वो चाइना से उतना ठीक से हम उसे मैनेज नहीं कर पाए। इसके लिए कहीं ना कहीं आईबी का इंटेलिजेंस ना होना भी एक कारण था। आईबी का वर्क नहीं कर पाने के कारण रॉ की स्थापना हुई, और रॉ ने 1971 के युद्ध में यह प्रूव कर दिया दैट रॉ हैव पोटेंशियल टू टैकल द आउटर प्रॉब्लम्स। तो रॉ ने तो प्रूफ कर दिया, बट यहां पे आईबी वांट्स कि अब हम भी प्रूफ करें, और आईबी ने जो है वो प्रूफ कर दिया बाय दिस थिंग। क्या? दैट 1984 के समय आईबी ने इंटेलिजेंस दिया इंडिया को दैट डियर इंडिया देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान जो है वो ब्रिटेन के ब्लैक मार्केट से स्नो बूट खरीद रहा है। ब्लैक मार्केट से स्नो बूट खरीदने का मतलब क्या है? ब्रिटेन में जो डिफेंस का ब्लैक मार्केट है वहां से जो है ये चुपचाप कुछ स्नो बूट्स बाय कर रहा है। पक्की बात है कि इसे पहनकर वो अपने मैदानों में तो चलेगा नहीं। डेफिनेटली ये सियाचिन ग्लेशियर को विन करने के बारे में सोच रहा है। और जैसे ही ये खबर मिलती है, इंडिया यूज टू डिसाइड कि भाई पाकिस्तान के चढ़ने से पहले हम सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ जाएंगे, और इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया बाय द नेम ऑफ ऑपरेशन मेघदूत। वेरी गुड, कुछ बच्चे जो है कमेंट सेक्शन पे लिख रहे थे। फाइन, एक ऑपरेशन चलाया गया बाय द नेम ऑफ मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत, और इसे लीड कर रहे थे वीर बहादुर सिंह बाना। मैं नाम इसलिए बता रहा हूं बिकॉज इसी नाम से जो है यहां पर पोस्ट है बाय द नेम ऑफ बाना पोस्ट। तो इंडियन कमांड ने जो है वो यहां से इस एरिया को कैप्चर करने का ऑपरेशन स्टार्ट करा बाय द नेम ऑफ ऑपरेशन मेघदूत, और इंडियन फोर्सेस जो है वो सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ गए, और सियाचिन ग्लेशियर को चढ़ने के बाद विन करा गया और वहां पोस्ट बना दी गई बाय द नेम ऑफ बाना पोस्ट। इंडियन कमांड सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर पहुंचा, नीचे से पाकिस्तान के सोल्जर्स आ रहे थे, इंडिया ने ऐसे ऐसे हाय हाय करा और उन्होंने हिंदी में हाय हाय करा, और फिर वो वापस।
फाइन, तो हमने इधर से इंग्लिश वाला है, वहां से उन्होंने हिंदी वाला है, और डिस्प्यूट खत्म। इंडिया ने सियाचिन ग्लेशियर बाय द ऑपरेशन कॉल्ड मेघदूत विन कर लिया। से इज इट क्लियर टू ऑल, से यस और नो? फाइन, सो यहां से जो है इंडिया ने सियाचिन ग्लेशियर विन करा। पर अब यहां ध्यान से सुनिएगा कुछ चीजें। सबसे पहली बात, जो सियाचिन ग्लेशियर है यह हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह काराकोरम पास को ब्लॉक करता है। और इवन जब हमने यह ऑपरेशन मेघदूत से विन करा था, याद रखिए इसे विन करने के पश्चात हमने एक एमओयू साइन किया था। एमओयू का अर्थ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि भाई शीत ऋतु में सियाचिन ग्लेशियर का तापमान -48 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। -48 का मतलब समझ रहे हैं बच्चों आप? -48 डिग्री सेल्सियस का अर्थ होता है ये बोन मैरो सॉलिडिफाई हो जाता है, उसमें हड्डियों के अंदर जो आप कहते हैं ना कि हड्डियां कपा देने वाली, हड्डियां जम जाना, एग्जैक्टली फाइन। सो यहां पर जो स्थिति है सियाचिन ग्लेशियर की, वो हड्डियों को जमा देने वाली स्थिति होती है ठंड के समय। तो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट साइन करा था जिसे कहा जाता है एमओयू। एमओयू का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फाइन। सो ये सियाचिन जो है, सियाचिन इंडिया ने विन करा, लेकिन इसके पश्चात जो है वो कंडीशन चेंज हो जाती है। हमने सियाचिन विन करने के बाद भी यह कहा था कि भाई ठंड के समय जब तापमान बहुत नीचे गिर जाएगा तो हम जो है इस सियाचिन वाले एरिया से नीचे आ जाएंगे। पाकिस्तान भी अपनी तरफ से जो है वो पूरा सपोर्ट करे, इंडियन कमांड नीचे उतरेगा, जो चाइना कमांड जो पाकिस्तान का कमांड है वो भी साइड हो जाएगा, और ये दोनों अपने अपने घर चले जाएंगे। जैसे ही ठंड खत्म होगी, इंडिया का डिफेंस कमांड फिर से जाके वो जो है वो सियाचिन पर बैठ जाएगा और नीचे पाकिस्तान रहेगा। यह चीज मेंटेन की जाएगी ताकि दोनों जगह के जो सोल्जर्स हैं उनकी डेथ ना हो। पाकिस्तान ने इसे एक्सेप्ट करा, लेकिन एज ऑलवेज पाकिस्तान ने इसे फॉलो नहीं करा। 1999 के समय जो आप वॉर सुनते हो, कारगिल वॉर, ध्यान से सुनिएगा, 1999 में जो वॉर हुआ था जिसे आप कारगिल वॉर के नाम से जानते हो, एग्जैक्टली यह वॉर हुआ किस लिए था? द रियलिटी वॉज, यह वॉर इस एरिया के लिए नहीं था। यह वॉर तो पाकिस्तान ने स्टार्ट करा था कारगिल में ध्यान भटकाने के लिए, जिससे पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं, जो ट्रूप्स हैं, वो सियाचिन विन कर सके। और इस चीज को इंडिया ने आइडेंटिफाई कर लिया था। इंडियन डिफेंस कमांड सेज कि कारगिल के आसपास जो वॉर हो रही है, ये पाकिस्तान भले ही इधर पे वॉर लड़ रहा है, बट ये वॉर एक्चुअल में इधर नहीं हो रही है। पाकिस्तान के सोल्जर्स इसके दूसरे साइड से सियाचिन की तरफ जा रहे हैं। कारण ये कारगिल से लेह, फिर लेह से इधर NJ 9842 और कारगिल से सियाचिन, यहां पर जाने वाले जो रास्ते हैं, और खासकर अभी से कुछ समय बाद मैं आपको यहां पर एक दर्रे का भी नाम बताऊंगा, खारदुंगला। यहां से एक सड़क गुजरती है। इस सड़क में जो ब्रिजेस आते हैं, पाकिस्तान की आर्मी उसमें जो है वो RDX लगाकर वो ब्रिजेस उड़ा रही है। सो द थिंग वाज कि यहां पर जो स्थिति क्रिएट हो रही है, यह स्थिति यह है कि पाकिस्तान जो है वो इधर से इंडिया की पहुंच सियाचिन में ब्लॉक करना चाह रहा है, जिससे इस एरिया को विन करा जा सके। ओके, सो इस समय पर इंडिया वॉज नॉट रेडी, बट 1999 की जो वॉर स्टार्ट हुई, कारगिल वॉर कहा जाता है इसे, ये वॉर स्टार्ट हुई, तो इस वॉर में इंडिया ने क्विकली इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लिया कि पाकिस्तान ये केवल और केवल ध्यान भटकाने के लिए कर रहा है, हमें सियाचिन पहुंचना पड़ेगा, और इसके लिए हमें चाहिए थे हॉविट्जर्स। हॉविट्जर्स का मतलब होता है तोपें, और इसलिए कहा जाता है कि 1999 की कारगिल वॉर हमने इजराइल की सहायता से विन करी, क्योंकि हमें चाहिए थे तत्काल हॉविट्जर्स, और उस समय पर जो इजराइल था उनकी तरफ से कहा गया था कि हम इंडिया को इस समय हॉविट्जर प्रोवाइड कर देंगे। और यहां ध्यान दीजिए, वो कोई भी देश जो युद्ध लड़ रहे हों, उन्हें कोई तीसरा देश जो है वो सबसे लीथल वेपन जो कि युद्ध की दिशा बदल सकते हो, वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। और अगर वो प्रोवाइड करता है तो उसे वॉर क्राइम कहा जाता है। जैसे अभी के समय आप यूक्रेन रशिया वॉर देखोगे ना, तो यूक्रेन को वेपन दे रहा है यूरोप, लेकिन वो वेपन नहीं दे रहा जिससे आप रशिया को इन्वेड कर दो। हां,
आपको वो वेपन दिए जाएंगे जिससे आप अपने आप को बचा लो। आपको आरपीजीज दी जाएंगी, ऐसे रॉकेट लॉन्चर्स दिए जाएंगे जिससे कोई ऊपर से आने वाला फाइटर प्लेन हो तो आप उसे डिस्ट्रॉय कर दो। अपने कंधे पर उस गन को रखिए, उड़ा दीजिए सामने वाले फाइटर जेट को। यह गन वो देगा, लेकिन वो फाइटर प्लेन नहीं देगा जिससे आप उड़ाकर जो है उसके देश में जाओ और बम्बार्डिंग कर दो। यानी कि इक्विपमेंट तो दिए जाएंगे बट अपने आप को बचाने के, ना कि वो इक्विपमेंट जिससे आप सामने वाले को डिस्ट्रॉय कर दो। सो हमें जो वेपन मिल रहे थे वो वेपन थे जिससे हम सामने वाले को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। सो मेक इट श्योर कि इजराइल ने उस समय पे आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जाकर, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर इंडिया का सपोर्ट करा था इन कारगिल वॉर ऑफ 1999। 1999 के युद्ध में इजराइल के द्वारा प्रोवाइड करे गए हॉविट्जर्स का यूज करके हम जो है वो 1999 की वॉर पाकिस्तान के अगेंस्ट विन कर पाए थे। और इवन कंडीशन ये थी कि उन हॉविट्जर्स को ऐसे वायर पर हैंग करके हमें कई जगहों पर उन्हें उतारना पड़ा था। हमने उतारा, इस एरिया को पूरा विन करा और सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान के सोल्जर्स के पहुंचने से पहले हम पहुंचे और यह एरिया हमने विन करा। और उस दिन का दिन है 1999 के वॉर का दिन। और उसके बाद आज तक हम पूरे टाइम 24/7 जो है सियाचिन पर कंटिन्यूएशन में रहते हैं। सो याद रखिए कि सियाचिन ग्लेशियर को विन करने के बाद कारगिल वॉर के पश्चात हम पूरे समय, चाहे विंटर्स हो चाहे कोई भी ऋतु हो, हम वहां पर कंटिन्यू स्टे करते हैं। और यहां से सियाचिन ग्लेशियर हमारे लिए परफेक्टली फिट हो गया। इसमें एक बात याद रखिएगा कि इवन हमारे डिफेंस कमांड का यह कहना है कि हमें जो है वो डेली 5 करोड़ रुपए एक सोल्जर पर खर्च करना पड़ता है अगर हम एक सोल्जर को वहां एक दिन मेंटेन करना चाहते हैं तो। यानी कि एक सोल्जर को एक दिन सियाचिन ग्लेशियर में मेंटेन कराने के लिए हमारे आर्म फोर्सेस को 5 करोड़ रुपए अ डे खर्च करना पड़ता है। वो आपने अक्सर वो यूट्यूब वगैरह में ऐसा शॉट देखा होगा जहां पर वो व्यक्ति कहता है कि चाय जो तुम ऐसे कॉफी जो है वो मग लिए होते हैं और कहते हैं कि ये जो तुम फेंक रहे हो ये लाखों रुपए की कॉफी है। द थिंग इज, इसे इतने नीचे से इस हाइट तक लाने के लिए पहले चॉपर लगता है, फिर प्लेन लगता है, तब जाकर ये कॉफी ऊपर आती है। और वो जो गाड़ी रखी हुई है उसे एक बार स्टार्ट करा जाता है तो कम से कम 6 महीने वो स्टार्ट ही रहती है, क्योंकि अगर बंद कर दोगे तो उसके अंदर का पेट्रोल भी जम जाएगा। फाइन, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखना दैट इतना हमारा खर्च होता है सियाचिन ग्लेशियर में और इसलिए सियाचिन ग्लेशियर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दीपक शुक्ला, सर जी ज्योग्राफी ऑप्शन के लिए बैच लेना है, क्या करूं प्लीज बता दीजिए। दीपक शुक्ला जी ध्यान से सुनिएगा, ये करिए आप जस्ट या तो सीधा स्टडी IQ की वेबसाइट पर और नीचे नहीं तो कमेंट सेक्शन दिया हुआ है उस पर लिंक है, स्टडी IQ का ऐप इंस्टॉल कर लो। ऐप इंस्टॉल करने के बाद वहां जाइए, ऊपर सर्च कर लीजिए ज्योग्राफी ऑप्शनल हिंदी। जैसे ही सर्च करोगे ये दिख जाएगा। फाइन, ये देखिए ये आपको दिख जाएगा और इसे एनरोल कर लीजिए। जस्ट बाय नाउ पे क्लिक करना है और लिख देना है बड़े बड़े अक्षरों पे AK लाइव। देखो यार, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, सब पढ़ लेते हो, मतलब आप लोग ना ज्वाइन कर लेते हो बैच, ज्वाइन करने के बाद आप क्लास आते हो और आने के बाद मुझे बताते हो कि सर देखो हमने जो है वो ज्वाइन करा था, आपसे पढ़ने के लिए ज्वाइन करा था। लेकिन ज्वाइन कर लेते हो, कभी कोड अप्लाई नहीं करते भाई। देखिए जब भी आप ज्वाइन करें तो इसे अपने दिमाग पर सेटल डाउन कर लो भाई। अगर आप आ रहे हो पढ़ने के लिए तो एटलीस्ट इस कोड को यूज करते हुए बैच को ज्वाइन करें। ये फैकल्टी कोड है, मेरा कोड है भाई। आप इसे यूज करोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आपको जो है वो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि आप हमारे माध्यम से यानी मेरे माध्यम से जो है वो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। तो भाई कोशिश करें, जिन्हें आना है वो जो है इस कोड का यूज करते हुए। और ज्योग्राफी ऑप्शनल मैं फिर से कहूंगा कि इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शनल। ठीक, ये याद रखना, हमारे माध्यम की सबसे बड़ी कमी कोई ऑप्शन दूर कर सकता है। बट दिक्कत यही है कि बच्चा पता नहीं क्या सोचता है कि सर इतना मैं पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा। अरे सामान्य सा है, जितना सब में होता उतना ही सिलेबस है, उतना ही है सब। ठीक है हाँ भाई, वही एक खान जी हंसते हुए लिख रहे हैं कि सर कोड लगाना भूल जाते हैं। हाँ भाई, कोड लगाना भूल जाते हो तो मत भूलो भाई, लगा दिया करें। सर बैच में टॉपिक कवर होगा ज्योग्राफी ऑप्शन का? सर बैच में हर टॉपिक, हाँ भाई ईच एंड एवरी टॉपिक। इधर सुनो सब लोग,
ज्योग्राफी ऑप्शनल का वो सारे टॉपिक्स जो ऑप्शनल के सिलेबस में लिखे हैं और इवन जो नहीं भी लिखे हैं वो भी आई विल कवर इन द क्लास। सो डोंट वरी, सिलेबस पूरा मैं ही कवर करूंगा और सारा कुछ जो है वो विल बी डन बाय मी। अगर आप आना चाहते हो तो इस पर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो, नहीं अगर नहीं समझ में आता है तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाकर मैसेज कर दीजिए। आई विल टेक केयर ऑफ दैट पार्ट 2, मतलब मैं उससे देख लूंगा और आपको पर्सनली मैसेज कर दूंगा, और नहीं तो इस पर मेल कर दीजिए। ये कैसा हो रहा भाई, फाइन, इस पर मेल कर दीजिए। आप मेल करेंगे तो भी मैं आपको जो है वो असिस्टेंस दे दूंगा अगर आपको कोई आवश्यकता होगी तो यहां से बच्चों हमारा ये जो सियाचिन ग्लेशियर का विनिंग है और हमारी एलओसी है ये क्लियर होती है। आओ जरा इधर पर देख लेते हैं। देखिए सब लोग वापस आ जाओ, ध्यान से देखो। ये जम्मू है, ये श्रीनगर है, ये लेह, ये कारगिल, एनजे 9842 और पूरी जियोपॉलिटिक्स ऑफ सियाचिन। ठीक, अब जरा देखिए ये जो एरिया आप देख रहे हो बच्चों, इधर आ जाओ, ध्यान से सुनो। ये जो एरिया देख रहे हो ये एरिया पूरी तरह से खाली है, इसे कहा जाता है गिलगिट व बल्टिस्तान का एरिया। इसे कहते हैं गिलगिट व बल्टिस्तान का एरिया। ठीक, मैंने जैसा कहा पूरी तरह से खाली क्षेत्र है। ठीक, नथिंग ग्रोज ऑन दैट एरिया, ना कुछ उगता है, ना ही कोई पादप, ना ही कोई एग्रीकल्चर, ना ही कोई इंडस्ट्रीज, नथिंग इज प्रेजेंट हियर, सिर्फ खाली बंजर भूमि। और इसका उपयोग जो है वो पाकिस्तान के द्वारा करा जाता है टेरर ट्रेनिंग सेंटर के रूप में। यहां पर चूंकि कोई नहीं है तो इस क्षेत्र का उपयोग पाकिस्तान करता है टेररिस्ट को ट्रेनिंग देने के लिए। खुश। और ये जो एरिया आप देख रहे हो ये एरिया बेसिकली है वो प्लेस जहां से जो टेररिस्ट है वो एंट्री लेते हैं इंडिया में। क्यों? क्योंकि यहां से बेसिकली झेलम रिवर क्रॉस होती है और झेलम रिवर से जो टेररिस्ट है वो इसका उपयोग करते हुए हमारे यहां पर श्रीनगर है और कश्मीर वैली है, ये झेलम रिवर है, झेलम रिवर का यूज करके ये एंटर कर जाते हैं। ठीक, अब ये कैसे करते हैं तो थोड़ा सा रुकना, मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि वो सारी रिवर, जैसे हमने यहां पर किशनगंगा प्रोजेक्ट, वूलर बैराज प्रोजेक्ट, इसको हमने यहां स्टैब्लिश किस लिए करा है? अरे भाई किशनगंगा प्रोजेक्ट भारत में सिर्फ पानी सप्लाई करने के लिए नहीं है, या फिर वूलर बैराज प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम अपना पानी बचा सकें। इसका एक जियोपॉलिटिकल एडवांसमेंट है, एक यूज है। इंडिया वांट्स कि झेलम नदी के अंदर वाटर फ्लरिश रहे, पानी इतना भरा रहे इस रिवर के अंदर कि कोई व्यक्ति जो है इधर से तैरकर प्रवाह की दिशा के विपरीत, यानी कि एंटी ऑफ द फ्लो जो है वो एंटर ना कर सके इस क्षेत्र में। आप कभी भी देखना जो टेरर एक्टिविटी है अक्सर ठंड में होती है। जम्मू कश्मीर में अगर कोई टेरर एक्टिविटी होती है तो नोटिस करिएगा कि वो ठंड वगैरह में ज्यादा होती है। क्यों ठंड वगैरह में ज्यादा होती है? बिकॉज इधर से क्रॉस करके जो टेररिस्ट है वो अंदर आ जाते हैं। और वो टेररिस्ट क्यों अंदर आ जाते हैं? क्योंकि ठंड के समय झेलम नदी के अंदर पानी कम होता है, क्योंकि हिमनदों से निकलने वाली नदियां हैं और ठंड में हिमनद कम पिघलते हैं, और कम पिघलने के कारण यहां से टेररिस्ट जो है वो तैर कर जल्दी अंदर आ जाते हैं। इंडिया वांट्स के इस नदी के अंदर वाटर फ्लरिश रहे, हमेशा भरा रहे। तो इसमें जो है हम डैम बनाकर पानी थोड़ा स्टोर करना चाहते हैं। हम पानी स्टोर करेंगे तब जाकर जो है वो यहां पर वाटर भरा रहेगा और हम जो बेचारे टेररिस्ट हैं उसे सही प्लेस पर भेज पाएंगे। फाइन, सो मेक इट श्योर कि ये एरिया में यहां पर झेलम रिवर है। ये कुछ लोकेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और ये हमारी बॉर्डर है ऊपर वाली विथ चाइना, विथ पाकिस्तान। चलो अब आ जाते हैं बच्चों इस ओर। दिस इज कॉल्ड एज अक्साई चीन का एरिया। क्या कंटिन्यू करा जाए बच्चों, आगे बढ़ा जाए? इस क्षेत्र के बारे में चर्चा कर सकते हैं हम। अक्साई चीन, टेल मी, क्या इसकी चर्चा स्टार्ट की जाए? हाँ भाई, हाँ भाई, मैंने आपका हृदय विथ प्लस मार्क्स देख लिया है भाई। रावत जी बिल्कुल देख लिया बच्चे। बस बस कमेंट कॉपी पेस्ट मत करो प्लीज, आई रिक्वेस्ट, डू नॉट कॉपी पेस्ट कमेंट। आप लोग कमेंट को कॉपी पेस्ट ना करें, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है? हाँ हाँ रावत जी देख लिया भाई, मैंने देख लिया। चलो अब बंद कर दो। कितनी क्लास होगी सर इस सीरीज में? बहुत सारी, अगर आप लोग चाहेंगे तो। देखिए मैं कुछ समय तक ऑब्जर्व करेंगे हम कि भाई बच्चे को कितना इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है? अगर बच्चे उसे देख रहे हैं, उसे समझ रहे हैं और वो यूजफुल है स्टूडेंट्स के लिए, सो वील कंटिन्यू विद द सीरीज, जिसमें इसके आगे के पार्ट भी आते रहेंगे।
बट अगर आप लोग का इंटरेस्ट ऐसे समय के साथ डिक्लाइन होता जाएगा तो फिर उसे जो है जल्दी कंक्लूड कर देंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना इंटरेस्ट दिखाएंगे उतना ज़्यादा दिस सीरीज विल बी एनलार्ज, ये उतना ज़्यादा एनलार्ज होगी। अगर आप इच्छुक नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हम धीरे धीरे करके इसमें जो है कंक्लूजन ले आएंगे इसका। चलिए सर जी, आप प्लीज़ गाइड करिए कि इक्वेटोरियल रीजन में नाइट और विंटर सीजन के क्वेश्चन में डिटेल में एक्सप्लेन करें। बच्चे अभी जहां मैं हूं ना वहां से इसे करना थोड़ा मुश्किल है। खैर थोड़ा रुक जाइए, आगे इस टॉपिक से संबंधित एक विषय आएगा तो मैं वहां डेफिनेटली इसे एंटरटेन कर दूंगा। ठीक है, चलो नाउ अब आते हैं आगे की ओर। देखिए सियाचिन ग्लेशियर विन हो गया, ये वाला एरिया आ गया हमारे पास। अब देखें चाइना वाले पोर्शन के बारे में। यह आपको दिखाई देगा भारत और चीन की सीमा। सब लोग ध्यान से देखो बच्चों, यह भारत और चीन की सीमा है। यह है हमारा ग्रेट इंडिया, यह सिक्किम वाला प्लेस है, फाइन। यह हमारा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, ठीक है। और अब इसके बाद के हिस्से की हमें आवश्यकता नहीं है तो इतना हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। यह हिस्सा हम यूज कर लेते हैं। देखिए इसमें आपको कहां कहां पर इंडिया और चाइना की बॉर्डर दिखाई देगी। तो सबसे पहले बच्चे आपको यहां दिखाई देगी, यह हिस्सा जहां से मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूं, यह है LAC, इसे कहा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ कंट्रोल। कहां कहां से जा रही है जरा ध्यान से देखिए। इसके 3 हिस्से हैं, खुश। देखो यह कहलाता है उत्तरी भाग, ठीक, ये उत्तरी सीमा है। ये जो सेक्शन आप देख रहे हो ये मध्य वाला क्षेत्र है, मध्यवर्ती सीमा है ये। और ये जो सेक्शन आप देख रहे हो ये हमारी सबसे पूर्वी सीमा है, पूर्वी सीमा। और ये जो पूर्वी सीमा है ना बच्चों, इसे एक नाम और से जानते हैं, इसे कहते हैं मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। यह कहां आती है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। सो दिस पार्ट इज ऑफ अरुणाचल प्रदेश वाली सीमा। इस लाइन को हम मैकमोहन लाइन कहते हैं, यह पूर्वी सीमा है। और इसके पश्चात यह सेगमेंटल एरिया में हमें दिखाई देगा। देखो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो बच्चों, जरा कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, यह एरिया है लद्दाख का। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज लद्दाख। और यह जो पोर्शन आप देख रहे हो इसे बेसिकली कहा जाता है इज अक्साई चीन, फाइन। तो मैं मान के चल रहा हूं कि यह पोर्शन से आप अब परिचित हैं, अक्साई चीन। तो सुनो, कहानी ऐसी है कि 1962 की वॉर में इंडिया वॉज डिफीटेड बाय, यू कैन से कि हम ठीक से उस समय सरवाइव नहीं कर पाए 1962 की वॉर में। देखो ये वो समय था जब इंडिया वॉज नॉट रेडी टू टेक वॉर विथ चाइना। ये वो समय था जब हम चीन के साथ युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, ठीक। ओके, अब थोड़ी सी इसका बैकग्राउंड समझो जिससे आप लोग जो है वो चीजों को डिटेल में अंडरस्टैंड कर पाओ। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, 1962 का जो वॉर है, ये वॉर स्टार्ट हुआ था, ये वॉर स्टार्ट एक्चुअली में करा था चाइना ने, ठीक है। ये वॉर क्यों स्टार्ट हुआ था तो इसका रीजन समझना। सबसे पहली बात तो चाइना का फाउंडर था, चाइना के फाउंडर थे या का फाउंडर था आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। सो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है माओ जेडोंग, माओ जेडोंग, ठीक। इन्होंने एक बुक लिखी थी बाय द नेम ऑफ आर्ट ऑफ वॉर, आर्ट ऑफ वॉर बाय माओ जेडोंग। और माओ जेडोंग जो कि चीन के फाउंडर थे,
इन्होंने चाइना का एस्टेब्लिशमेंट करा था, चीन की स्थापना की थी। इस माओ जेडोंग ने ही लिख दिया था दैट चीन के लिए सबसे अनन्य क्षेत्र तिब्बत है, और यह चाहते थे कि तिब्बत जो है वो चीन का हिस्सा बने। ठीक, और तिब्बत को ब्रिटिशर्स बना के गए थे एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी। ठीक, अब ध्यान से सुनना, ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया की आजादी हुई तो उस समय जो तिब्बत था उसको एक स्वतंत्र क्षेत्र बनाया था। ठीक, और यह जो स्वतंत्र क्षेत्र था इसमें सीमा पार के अधिकार, सीमा पार अधिकार, इसका मतलब है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स, ये दिए थे इंडिया को। ठीक, और इंडिया को थी इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी। अब यह सब करा क्यों गया था, जरा ध्यान से सुनना। आप कुछ भी कहिए, ब्रिटिशर्स का यह काम ठीक था। ब्रिटिशर्स ने कहा था कि देखो डियर इंडिया, आप तो कम्युनिस्ट बनोगे नहीं, और चाइना एक इंपीरियलिस्टिक कंट्री है विथ इंपीरियलिस्टिक ड्रीम्स, एम्बिशंस एंड पोटेंशियल टू फुलफिल द ड्रीम्स। मतलब चाइना एक साम्राज्य विस्तारवादी देश है, उसमें साम्राज्य विस्तार करने की महत्वाकांक्षाएं हैं, क्षमताएं भी हैं, और वो पूरा भी करना चाहता है। तो चाइना तो अपनी सीमाएं बढ़ाना चाहता है। इसके लिए ना ब्रिटिशर्स ने एक सोल्यूशन निकाला था। क्या सोल्यूशन निकाला था? द सोल्यूशन वाज कि इंडिया जो है, इंडिया और चाइना के बीच में जो है एक बफर स्टेट बना दिया जाए। तिब्बत को एज अ बफर स्टेट इंट्रोड्यूस करा गया था। बफर स्टेट, बफर स्टेट का मतलब जानते हो? बफर स्टेट, बफर स्टेट का मतलब जानते हैं आप लोग? बफर स्टेट का मतलब होता है एक ऐसा राज्य जो कि दो बड़े राज्यों के बीच में है, और यह बेचारा एक कुशन की तरह कार्य करता है। फाइन, कैसे कुशन की तरह? अब चाइना अगर अपनी सीमा का विस्तार करना चाहता तो भाई सीमा का विस्तार करते समय बीच में तिब्बत आता, तो ये तिब्बत का एरिया ऑक्यूपाई करता, और इससे भारत को बहुत समस्या नहीं होती, क्योंकि तिब्बत डायरेक्टली भारत का हिस्सा नहीं था। ठीक, तो ब्रिटिशर्स ने तिब्बत को एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी बनाया और सुरक्षा के लिए कुछ अधिकार भारत को दिए, और भारत और चीन के बीच में यह जगह थी। अब यहां पर जरूरत थी भारत को कि हम तिब्बत को जो है वो एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए रखें। इससे हमारी और चीन की सीमा लगेगी नहीं, और हमारा चीन के साथ विवाद होगा नहीं। ठीक, बट देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। पिक्चर में एक इशू आ गया। माओ जेडोंग ने अपनी आर्ट ऑफ वॉर में लिख दिया कि चाइना को इस क्षेत्र की जरूरत है, और यह क्षेत्र तो चाइना का है ही। अब नेहरू यूज्ड टू थिंक कि यार एक बात बताओ, और यहां आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है? सभी लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा। नेहरू वॉज नॉट रॉन्ग। आप लोग सभी लोग इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। डोंट एक्ट लाइक अ चाइल्ड ऑफ पॉलिटिकल कैरेज। मतलब राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा सक्रिय बीजेपी कांग्रेस ऐसा वाला दिमाग मत रखिए, थोड़ा सा न्यूट्रल रहकर सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। हु वॉज नेहरू? नेहरू वॉज अ लीडर ऑफ इंडिया। नेहरू एक ऐसे देश के लीडर थे जो देश उस समय पर अफ्रीका के किसी देश से बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था। ठीक ठाक स्थिति में थे, पर हम बहुत ऐसी विकसित स्थिति में नहीं थे। और अभी इंडिया क्या है? इंडिया विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी होल्ड करता है, सबसे एडवांस हमारे पास डिफेंस कमांड है, और एक परमाणु संपन्न देश है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार रखने वाला देश, अलोंग विथ एटॉमिक बॉम्ब, यह है इंडिया। लेकिन उस समय वो इंडिया नहीं था। फाइन, सो उस समय पर जो नेहरू थे वो एक ऐसे देश के लीडर थे जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेशन नहीं था उस समय। नाउ इस चीज को समझिए कि नेहरू का थिंकिंग वाज राइट। नेहरू सेज कि यार देखो एक बात बताओ, तिब्बत के लिए हम क्यों ही झगड़ा करें चाइना के साथ? यह एकदम सत्य बात है कि अगर हम चाइना के साथ फ्रेंडशिप कर लें, और यह बात आप लोग अभी भी लिख लीजिए, फाइन, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, और दिस इज अ ग्रेट थिंग ऑल्सो, कि इंडिया और चाइना, इफ इंडिया एंड चाइना केम टुगेदर दे कैन डिस्ट्रॉय द हेगेमनी ऑफ यूएसए। अगर भारत और चीन एक साथ एक ही दिशा में कार्य करें तो ये विश्व में यूएसए का जो वर्चस्व है उसे डिफीट कर सकते हैं। मतलब अगर हम दोनों एक दिशा में चलें, हम और चाइना अगर एक ही दिशा में वर्क करते हैं,
तो हम जो है वो आसानी से जो यूएसए की हेगेमनी है, वर्चस्व है विश्व में, उसे कम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? तो याद रखिए कि इस यूनिपोलर वर्ल्ड में, मतलब एक ध्रुव की दुनिया में, यूएसए सबसे पावरफुल इसलिए है क्योंकि उसे चैलेंज करने के लिए एशिया से कोई बड़ी पावर नहीं आ पाती। और क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि एक बड़ी पावर रशिया है, पर रशिया के लिए जो दो बड़े पिलर्स हैं, इंडिया और चाइना, इन दोनों की आपस में नहीं बनती, और ये ना बने इसे सुनिश्चित करता है यूएसए। एक शब्द है, इसके बारे में जरा डिटेल में चर्चा करेंगे, और आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में इसे लिखिएगा अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो। देखो, आप लोग लिखोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। फाइन, तो जितने भी लोग एक तो देख रहे हो, उसे जरा नीचे कमेंट कर जाया करो कि सर आगे हम इस टॉपिक के बारे में, इसमें थोड़ा डिटेल में वीडियो चाहते हैं, या फिर वीडियो समझ में आया या नहीं आया, इसे कमेंट कर जाया करो। फाइन, सो आप जब कमेंट करके जाते हो, मैं एक एक व्यक्ति का कमेंट पढ़ता हूं, मैं लिटरल बताता हूं। यहां तो ऐसे मैं ऐसे सरसरी निगाहों से देख लेता हूं कि कौन सा बच्चा क्या कमेंट कर रहा है, बट वही है ना कि मैं हर एक बच्चे का अगर आंसर करूंगा तो हाउ इट इज पॉसिबल कि मैं पढ़ा पाऊं। बट यस, मैं पढ़ जरूर लेता हूं कमेंट, और खासकर आपकी क्लास में आने से पहले मैं लास्ट क्लास में जिस बच्चे ने जो कमेंट करे होते हैं ना, वो सारे कमेंट में पढ़ कर आता हूं। तो प्लीज फील फ्री, आप अपना कमेंट लिखा करें, मैं जरूर उसे रीड करता हूं 100%। मतलब एक भी ऐसा वीडियो नहीं होता अर्ली मॉर्निंग जो मैं उठकर जो है उसे कमेंट्स ना देखूं। ठीक है, तो चलिए, सो नेक्स्ट देखिए, एक शब्द है एशियन पावर रीबैलेंसिंग इनिशिएटिव। एशिया के अंदर शक्ति का संतुलन ये करता है यूएसए, और ये संतुलन नहीं है, असंतुलन है। आप सोच कर देखो, एक देश जो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसका कोई लेना देना नहीं है एशिया के साथ, लेकिन एशिया के एक एक डिस्प्यूट में यूएसए है। आप देखो इधर पे, जरा मैं मैप पर आपको दिखाता हूं, मतलब कोई ना कोई लॉजिक तो है इधर पे। यूएसए के पास इतना पैसा तो नहीं है कि एकदम पानी की तरह वॉर में बहाता रहे। एक समय पर वियतनाम में उतर आया था, एक समय पर इधर पे वॉर में आ रहा था, अभी 20 साल तक लगभग अफगानिस्तान के अंदर गया। इतने लंबे समय तक अफगानिस्तान के अंदर था यूएसए के, बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर इंडिया अफगानिस्तान के अंदर यूएसए खर्च हुए। क्या ही करना है यूएसए को इससे? बट यूएसए नोज कि एशिया के अंदर अगर पावर को बैलेंस करा जाए तो एशिया अनस्टेबल रहेगा, और अगर एशिया अनस्टेबल रहता है तो यूएसए हमेशा वर्ल्ड लीडर रहेगा। और वर्ल्ड लीडर रहने से फायदा क्या होता है? वर्ल्ड लीडर रहने का सबसे बड़ा फायदा होता है, जस्ट अ सेकेंड, वर्ल्ड लीडर रहने का सबसे बड़ा फायदा होता है दैट वो जो नेशन है वो अपनी कंपनीज, अपने प्लेयर्स, इनको प्रेफरेंस दिला पाता है वर्ल्ड में। सो एशिया के अंदर एशियन पावर्स को रीबैलेंस करने के लिए यूएसए जो है एशियन पावर रीबैलेंसिंग इनिशिएटिव चलाता है। थाउजेंड एंड बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर खर्च करता है एशिया के ऊपर, विकास में नहीं, विवादों में खुद उतरकर। फाइन, इंडिया का सपोर्ट कर देगा चाइना के अगेंस्ट, पाकिस्तान का सपोर्ट कर देगा इंडिया के अगेंस्ट, रशिया को काउंटर करने के लिए चाइना को जो है वो करेगा, प्रोत्साहित करेगा। सो ये सारी चीजें जो है वो यूएसए करता रहता है, इसे एशियन पावर रीबैलेंसिंग कहते हैं। ठीक, तो जरा वापस आओ दैट इंडिया सेज कि यार देखो, और नेहरू जी उस समय राइट थे, ओके, मैं अभी भी कह रहा हूं नेहरू जी वाज राइट, कि हम जो है अगर चाइना के साथ मित्रता कर लें तो हम चाइना के साथ मित्रता करने के लिए इस क्षेत्र को छोड़ देते हैं, तिब्बत को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चाइना का भाग है, चाइना हमारा मित्र हो जाएगा, तो सीमा विवाद का कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बफर स्टेट की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, और हम चाइना के मित्र भी हो जाएंगे। हमने इस कारण से एक एग्रीमेंट साइन करा बाय द नेम ऑफ पंचशील, और इस एग्रीमेंट में हमने कह दिया यस, पंचशील समझौता। और इस समझौते में हमने कह दिया कि यस, जो तिब्बत है वो चाइना का हिस्सा है, हम ये मानते हैं। चाइना ने फिर से बोला पक्का ना? इंडिया से एकदम डन। चाइना से इंडिया, दोबारा सोचो, पंचशील के अकॉर्डिंगली तिब्बत चाइना का हिस्सा है। इंडिया से बिल्कुल पंचशील के अकॉर्डिंगली तिब्बत चाइना का हिस्सा है। और जैसे ही हमने एक्सेप्ट करा, इसके पश्चात चाइना ने 2 साल बाद अपना ऑफिशियल मैप निकाला, एंड चाइना यूज्ड टू शो ये पूरा लद्दाख वाला एरिया, ये पूरा सिक्किम वाला एरिया, और ये पूरा अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया। सो अकॉर्डिंग टू चाइना, जब चाइना ने मैप इशू करा तो मैप में चाइना के द्वारा जो है वो इस पूरे ही क्षेत्र को दर्शाया गया अपने नक्शे पर, ये पूरा एरिया।
इस पूरे क्षेत्र को चाइना ने बोला दैट ये सारा चाइना का हिस्सा है। इंडिया ने तत्काल जो है चाइना को फोन लगाया। इंडियन पीएम से अरे आपसे थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है, वो गलती से हमारा एरिया आपने छाप दिया अपने नक्शे पर, थोड़ा ठीक कर लेना। चाइना से इस गलती से नहीं हुआ, जानबूझ के हुआ है। वो जो एरिया है वो चाइना का एरिया है। इंडिया ने कहा ये कब हुआ? चाइना सेज, आपने कहा था ना तिब्बत चाइना का हिस्सा है, वी सेज यस, तो बोले चाइना का ही, तिब्बत का ही विस्तार है ये। क्या विस्तार है? तो ध्यान से सुनना, इन्होंने, चाइना ने तिब्बत के 4 विस्तार बताए थे, और ये 4 विस्तार हैं, इनमें से एक लद्दाख है, एक अक्साई चीन, सॉरी, एक लद्दाख है, एक सिक्किम है, नेपाल वाला एरिया, अरुणाचल, और सबसे बड़ी बात आगे यहां पर एक और एरिया विच इज ज़ेनजियांग। ज़ेनजियांग जो है वो इसके ऊपर है, नाम ध्यान से देख लेना, अभी दिख नहीं रहा होगा। ज़ेनजियांग ये एरिया यहां पर आता है, मैं यहां लिख देता हूं, ये है ज़ेनजियांग प्रांत। एक तो पहली बात, चाइना ने ज़ेनजियांग जो प्रांत था, अरे भाई ज़ेनजियांग जो प्रांत था, इस प्रांत को चाइना ने कैप्चर कर लिया। अब ये हमारा हिस्सा नहीं है तो हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन चाइना सेज के लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये भी सारे तिब्बत का हिस्सा हैं। अब इंडिया ने बोला देखो हमने जो एरिया छोड़ा था वो ये वाला एरिया था, ये वाला तिब्बत था। चाइना सेज ये वाला तिब्बत नहीं, हमने जो लिया है वो ये वाला तिब्बत है। अकॉर्डिंग टू चाइना, चाइना ने अपना अलग तिब्बत दिखाया था, और वो सेज कि ये पूरा एरिया जो है वो तिब्बत का ही हिस्सा है, इसीलिए ये भारत का नहीं, ये पाक जो है चाइना का हिस्सा माना जाएगा। इसके बाद इंडिया रियलाइजेस के यार चाइना इज नॉट अ नेशन जो एक्चुअल में फ्रेंडशिप करना चाह रहा हो। दे वांट्स कि वो ज्यादा से ज्यादा एरिया कैप्चर करे इंडिया का, बट यहां तक देर हो चुकी थी। हमने तिब्बत छोड़ दिया था और अब चाइना बोल रहा था कि हमें यह हिस्सा भी चाहिए है। इसी के साथ 1962 का युद्ध होता है, और 1962 के युद्ध में इंडिया को एक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट फेस करना पड़ता है, और उसका रीजन यह था कि हम उस समय एक तो रेडी नहीं थे, और दूसरी बात है कि चाइना पूरी तैयारी के साथ आया था। हम बिल्कुल तैयार नहीं थे और चाइना पूरा तैयार था। चाइना के फोर्सेस अंदर आते हैं और अंदर आकर पूरा एरिया जो है कैप्चर करना स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि हमने लास्ट टाइम पे ब्रिटिशर्स के समय अपना मिलिट्री एडवांसमेंट करा था। मिलिट्री एडवांसमेंट का मतलब है कि हमारी आर्मी जो थी, ध्यान से सुनिएगा, हमारी जो आर्मी थी उसके पास जो वेपन थे वो बहुत ज्यादा पुराने थे। इवन कंडीशन इतनी खराब थी कि इन सम प्लेसेस इंडियन आर्मी के पास वॉर लड़ने के लिए शूज नहीं थे, जूते नहीं थे, जो बर्फ पर पहनकर चला जाता है। 1962 के युद्ध की बात कर रहा हूं मैं। 1962 के युद्ध में के समय हमारी इंडियन आर्मी की कंडीशन ये थी कि हम स्नीकर्स पहन के जो है वो वॉर फील्ड पर चल रहे थे। फाइन। और ऐसे कर कर हम वॉर लड़ने को, तो चाइना आ रहा था एमबीटी लेकर और हम चला रहे थे एसएलआर। एसएलआर का मतलब है सेल्फ लोडेड राइफल्स। हम राइफल से फायर कर रहे थे और वो उधर से टैंक से फायर कर रहा था। फाइन। और टैंक से फायर करने के साथ वो हमारे सारे डिफेंस जो लेयर्स हैं उसे पार करते हुए अंदर आ रहा था, और अंदर आते हुए ये इतना एरिया तक कैप्चर कर गया। तो 1962 के युद्ध के समय हमारे 2 पार्ट हमसे अलग हुए थे। एक पार्ट मतलब जो चाइना ने विन करा था, एक पार्ट था अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और एक पार्ट था लद्दाख में अक्साई चीन का एरिया। और इन 2 प्लेसेस को हमने खो दिया था। इसके बाद नेहरू जी की वो पॉलिटिक्स थी जिसके कारण हमें अरुणाचल प्रदेश वापस मिल पाया। जो एग्रीमेंट हुआ उससे हम अरुणाचल प्रदेश तो वापस ले पाए, पर हम अक्साई चीन नहीं ले पाए। बट एक दिक्कत है, थोड़ा सा दिमाग लगाकर सुनिएगा। अब जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन आएगा तो सभी लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ओके, आई नीड योर 100% कॉन्सेंट्रेशन राइट नाउ। सर अब तो इंडिया स्ट्रांग हो गया, क्या हम चाइना से वापस नहीं ले सकते? अभी पता चल जाएगा 2 मिनट बाद। चलो ध्यान से सुनो, इधर आओ। नाउ चाइना ने हमारे ये 2 एरियाज कैप्चर करे, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश तो हमने वापस मांग लिया था, विशेष के यहां से तो आपको खाली करना पड़ेगा, लेकिन इस एरिया से चाइना कभी नहीं गया।
और टेल मी कि चाइना यहां से क्यों नहीं जाना चाहता। तो अब सभी लोग 5 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यू विल गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग कि एग्जैक्टली यहां क्या हो रहा है। ठीक, और इवन इस बात के लिए हमें कई बार जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज भी करा गया था। एक इंडियन पार्लियामेंटेरियन थे, सांसद थे, उन्होंने संसद में यह बयान दिया था कि भाई आप कह रहे हो कि तिब्बत के एरिया में कुछ नहीं उगता, मतलब इंडियन पीएम का यह स्टेटमेंट था उस समय, नथिंग ग्रोज ऑन दैट एरिया, उस क्षेत्र में कुछ नहीं उगता, ना ही उधर पे वनस्पति उगती है, ना कृषि होती है, ना औद्योगिकरण है, ना मानवीय अधिवास है, ना कोई संसाधन है। मतलब इस एरिया में लिटरली कुछ नहीं है, खाली है एरिया, सिर्फ कुछ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं और कुछ चरवाहों का ग्रुप और कबीलियाई लोग हैं। हम इसे देख क्यों नहीं देते। उस समय एक पार्लियामेंटेरियन ऐसे सर खड़ा करके कहा था कि नथिंग ग्रोज ऑन माई हेड, मेरे सिर में कुछ नहीं उगता है, तो इसे कट करा जाए और चाइना को दे दे। फाइन, सो ये बात इज लाइक अनदर थिंग, बट एक चीज परफेक्ट थी कि ये एरिया देना, ये हमारे अकॉर्डिंगली फ्रेंडशिप का एक जो है फॉर्म था, बट चाइना के अकॉर्डिंगली ये तो एक इनविटेशन था कि बाकी का भी लो। नाउ अब सुनिए कि चाइना इतने से एरिया के लिए हमारे साथ इतना विवाद कर क्यों रहा है। ठीक, तो इसका कारण आपको यहां से समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना। ये लद्दाख वाला एरिया है, माफ कीजिएगा, ये लद्दाख वाला एरिया है, सुनिए अब ध्यान से देखना। चाइना चला रहा है एक प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का नाम है OBOR और इसका इससे कनेक्शन है, इसलिए ध्यान से सुनना। यह चला रहा है चाइना एक प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का नाम है OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। इसे कई बार बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी कहते हैं। और इसकी एक ब्रांच ऐसे करके यहां भी जाती है, मैं इसे यहां बना रहा हूं, मतलब पूरा नहीं बना रहा हूं, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक, ये जो OBOR है जरा ध्यान से देखो, ये गुजरता है यहां से। फाइन, ये जो एरिया है ये है तिब्बत का एरिया। फाइन, जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स, ये है तिब्बत का एरिया, ये पूरा भाग है तिब्बत। ठीक, और तिब्बत का ये जो क्षेत्र है, इसके पश्चात यहां लगता है एक दूसरा प्रोविंस, इसका नाम है ज़ेनजियांग प्रोविंस। ये इतना सा नहीं है, ज़ेनजियांग पहले बता दूं बड़ा है, मैंने छोटा सा बनाया है। ये है ज़ेनजियांग प्रोविंस या प्रांत। अब सुनना, चाइना जो OBOR चला रहा है डियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है चाइना के अस्तित्व के लिए। 2 लाइन में अगर मैं कहूं ना, तो चाइना अगर विश्व के नक्शे पर अपने आप को जिंदा देखना चाहता है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि ये खत्म हो जाए, क्योंकि चाइना ने अपने ही सेंट्रल बैंक से मैसिव लोन ले रखा है। चाइना ने अपने देश के अंदर से बहुत सारा पैसा निकाला है और निकालने के बाद इस प्रोजेक्ट को रन कर रहा है। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया है OBOR और यह प्रोजेक्ट शंघाई को पूरे वर्ल्ड से जोड़ने का है, एंशिएंट सिल्क रूट को री एनर्जाइज करने का है। और इसके लिए चाइना ने मैसिव इन्वेस्टमेंट करा है इस रोड एंड इनिशिएटिव पर। और चाइना के अंदर से बहुत सारा लिक्विड बाहर निकला है, पैसा बाहर निकला है। और चाइना अभी एक क्राइसिस नहीं देख रहा। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चाइना का अपने बाजार पर अभी भी कंट्रोल है, इनडायरेक्टली ही सही पर है। सो चाइना जानता है कि अगर यह OBOR खत्म होता है तो चाइना की अर्थव्यवस्था खत्म नहीं होगी, पातालपुरी चली जाएगी। और अगर यह पातालपुरी जाती है तो चाइना एक ऐसा देश है जो सिविल वॉर के बाद स्टैब्लिश हुआ था। सो चाइना के अंदर अगेन सिविल वॉर हो जाएगी। अगर यह प्रोजेक्ट फेल होता है, अर्थव्यवस्था बंद हो जाएगी चाइना की, और चाइना की अर्थव्यवस्था बंद होगी तो फिर कंडीशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी चाइना के लिए। सो OBOR का फेल होना चाइना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और OBOR गुजरता है तिब्बत और ज़ेनजियांग से। और पता है तिब्बत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तिब्बत में चाइना विद्रोह फेस करता है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज का, जो बुद्ध मठ है, बुद्ध मठ है, चाइना इनका विद्रोह फेस करता है।
ठीक, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज का। और दूसरी चीज, यहां पर ज़ेंजियांग में यूगर मुस्लिम की प्रॉब्लम है, यूगर मुस्लिम की समस्या है। फाइन, तो इधर यूगर मुस्लिम की प्रॉब्लम है, इधर पे जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं ये विद्रोह करती हैं, और इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए इसे चाहिए है सेना। फाइन, और जो सेना है, अगर आप चाहते हो कि इस क्षेत्र में ठीक से मोबिलाइजेशन कर पाए, तो सेना के मोबिलाइजेशन के लिए आपके पास एक ही रास्ता है, वो अक्साई चीन है। क्यों? क्योंकि द थिंग इज, इसके आगे पर्वत हैं, यहां कुनलुन शान, टिएन शान, नान शान, अल्तुन शान, शान माउंटेन्स हैं। तो ये शान माउंटेन्स के कारण आप यहां से इन दोनों क्षेत्रों को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपको यहां पर स्विफ्ट मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स चाहिए है, यानी कि सेना का तेजी से इधर से निकलकर इधर जाना चाहिए है, सो वन थिंग इज एसेंशियल, कि आपको रोड बनानी पड़ेगी अक्साई चीन पे। तो लिटरली कहें तो चाइना को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ओबीओआर को बनाए रखना जरूरी है, और ओबीओआर के बने रहने के लिए जरूरी है कि ये दोनों क्षेत्र कंट्रोल में रहें, और ये दोनों क्षेत्र के कंट्रोल में रहने के लिए जरूरी है कि वो रोड बनाए, और वो रोड गुजरे किससे? अक्साई चीन से। सो चाइना इस क्षेत्र को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता। फाइन, अब यहां मैं इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर रहा हूं। ठीक, आप याद करिए, मैंने आपको पीओके के लिए बताया था कि इंडिया की क्या है कोल्ड स्टार स्ट्रेटेजी, एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसके माध्यम से इंडिया जो है वो पीओके को आज नहीं तो कल इंडिया का वापस पार्ट बना लेगा। अगर आप लोग जानने के इच्छुक हो तो फिर ये यहां पर नहीं, मैं जियोपॉलिटिक्स का एक अलग से वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर अपलोड कराऊंगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो, कि एग्जैक्टली फिर इसका जियोपॉलिटिकल सोल्यूशन क्या है। ठीक है, मतलब यहां पर जियोपॉलिटिक्स तो आप समझ गए कि तिब्बत वाले एरिया को कंट्रोल करेगा, तब जाकर ज़ेंजियांग प्रोविंस पर कंट्रोल होगा, और तब जाकर जो है वो ओबीओआर प्रोजेक्ट रन होगा, जिससे चाइना जिंदा रह सकेगा। ठीक, तो चाइना को जीवित रहने के लिए इसका सफल होना जरूरी है, और इसके सफल होने के लिए इन दोनों पर कंट्रोल जरूरी है, और इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए सेना का मोबिलाइजेशन जरूरी है, जो इस एरिया से वो चाइना करना चाहता है। तो आप मुझे बताइएगा कि इसका सोल्यूशन क्या है, मतलब चाइना को जीवित रहने के लिए जगह की जरूरत है, तो फिर यह हिस्सा इंडिया को मिलेगा कैसे? अगर आप चाहते हैं तो इसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आगे आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। सर ये जीएस का ही है, ज्योग्राफी को? बच्चे ये तो जीएस का ही है, ऑप्शनल में तो फिर इससे भी अच्छा और भी आगे हम जाते हैं कि इस एरिया के जियोपॉलिटिक्स में हम और भी गहराई से घुसते हैं। इसमें हम देखते हैं कि तिब्बत वाटर शेड है, तिब्बत से निकलने वाली नदियां पूरे साउथ ईस्ट एशिया, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और थाईलैंड, म्यांमार, इन सभी देशों की लाइफ लाइन है। तिब्बत इतनी जोर से क्यों आवश्यक था चाइना के लिए? क्योंकि चाइना वांट्स के वो पूरा एशिया कंट्रोल करे, और एशिया के इस क्षेत्र की सारी नदियां यहीं से जाती हैं, इसलिए माओ जेडोंग का ये सपना था। तो इसके बारे में मैं फिर इसके बाद फिर ऑप्शनल में चर्चा होती है। तो याद रखो कि एक बात और, आप सभी का वेट कर रहा है ये ऑप्शनल सब्जेक्ट। अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में आना चाहते हो तो प्लीज जस्ट आप यहां पर जो है वो इस चैनल पर चले जाओ, ये लिखा हुआ है चैनल का नाम, और फिर देखिए कि आपको जैसे ये क्लास 1.5 घंटे की, कई बच्चे कहते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब खत्म हो जाती है, तो मैं लिटरली बताता हूं कि आप सभी इन बैचेस में आइए। जो ऑप्शनल का बैच है, चाहे P2I का बैच है, ये संपूर्ण बैच है, इसमें आप 3 घंटे की क्लास में यू विल गोइंग टू नो कि कैसे 3 घंटे जो है कुछ ही क्षणों में खत्म हो जाते हैं। फाइन, जस्ट इतना करो कि इस टेलीग्राम चैनल पर जाओ, मैसेज ड्रॉप करो, एंड मैं इजीली आपको असिस्टेंस दे दूंगा कि कैसे आपको जो है वो ऑप्शनल के बैच में ज्वाइन करना है। ठीक, या फिर इस पर मेल कर दीजिए, आसानी से आप जो है वो मुझ तक पहुंच पाएंगे। डन। और ये बात बार बार मन में दोहराइए बच्चों कि हमारे माध्यम की जो सबसे बड़ी समस्या है उसका एकमात्र सोल्यूशन ज्योग्राफी ऑप्शनल है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस ऑप्शनल के साथ तैयारी करने पर यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप इतनी सारी चीजें समझ लोगे जो कि शायद आप किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ते हुए ना समझ पाओ, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, गवर्नेंस हो, से और सोसाइटी तक। ये सारी चीजों का इंटरलिंकिंग होता है ज्योग्राफी से। आप इवन ज्योग्राफी में पढ़ोगे कि भारत का लोकतंत्र जैसा आप देख रहे हो, संघीय शासन प्रणाली, ये संघीय शासन प्रणाली कैसे है और इसका हमारे भूगोल के साथ क्या कनेक्शन है। टेररिज्म से लेकर, आतंकवाद से लेकर, नक्सलवाड़ी मूवमेंट तक इसका भूगोल से क्या कनेक्शन है। इंडिया का रशिया से रिलेशन से लेकर इंडिया पाकिस्तान के एंटी होने तक
वो कौन कौन सी थ्योरीज हैं, कौन सी A3 थ्योरी है, कौन सी जो है वो C9 थ्योरी है, जिससे थ्रू जो है हमारे रिलेशन डिसाइड होते हैं। तो इन सभी चीजों को आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो इस सब्जेक्ट में। याद रखो कि यह सब्जेक्ट आपकी आने वाली पूरी जर्नी को बदल सकता है। बस दिक्कत यह है, दिस सब्जेक्ट वांट्स अ गुड स्टूडेंट, एक अच्छा विद्यार्थी जो इसे ठीक से पढ़े। ये एक हाथी है, फाइन। हमेशा याद रखना, ज्योग्राफी ऑप्शन इज अ एलिफेंट। अगर आपने एक बार इसे स्टैंड कर दिया तो सारे गेट ब्रेक करते हुए आपको आखिर तक लेकर जाता है। बस आपके अंदर पोटेंशियल हो और बाकी की जिम्मेदारी मेरी है, फाइन। आप बैच में आइए, आपको 3 घंटे की क्लास कभी पता नहीं चलेगी कि 3 घंटे कब शुरू हुए और कब खत्म हो गए। और मैं फुल फ्लेज 3 घंटे की क्लास लेता हूं। मतलब मैं एक बात एकदम स्पष्ट बताता हूं, 1 से 4 मतलब एक क्लास के अंदर होता है और 4 क्लास के अंदर होता है, फाइन। और यू विल गोइंग टू फील कि क्लास पता नहीं कब शुरू हुई और पता नहीं कैसे खत्म हो गई, इतने जल्दी समय कैसे निकल गया, फाइन। जस्ट इस पर मेल करिएगा, मैं आपको सारा असिस्टेंस प्रोवाइड कर दूंगा। चाहे इवन ये दोनों सेम चीज के लिए है, P2I के लिए भी, संपूर्ण बैच के लिए भी और ऑप्शनल बैच के लिए भी, फाइन। अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आइए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं यार। आने वाले समय में आपके इंटरेस्ट पर, और सभी लोग ध्यान से जाने से पहले अपना कमेंट जो है नीचे मेंशन करके जाएंगे, एक एक स्टूडेंट, ठीक है। सभी अपना अपना कमेंट बताकर जाइएगा कि आप क्लास में आगे क्या पढ़ना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।